चलिए आज हम लोग क्लास 12th के जो तीसरा चैप्टर आपको दिया है पढ़ने के लिए वह संपूर्ण क्रांति है ना। 12th के जो हिंदी है, हिंदी और हिंदी में कोई चीज तीसरा, अब हुआ तीसरा। दो चैप्टर इससे पहले पढ़ा दिए हैं और आज कोई है नहीं, केवल हमें और छोटका है को बैठे थे, चूंकि उन लोग पढ़ लिया था तो उन लोग पढ़ लेता था, उन लोग को एक जरूरत नहीं था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, बोलो हुआ चैप्टर का नाम कुछ है संपूर्ण क्रांति। लेखक एक कौन है, कर लेखक नहीं है वह, ये समझो लेखक ही कहता, लेकिन एक भाषण है संपूर्ण क्रांति को जी है भाषण। ये भाषण देवल गया था, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चलिए आते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, एक एक बार आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर आ जाइए, इसको पहले टोटल हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, सब्जेक्टिव पे चलेंगे। चलो सबसे पहले बात बताना, सबसे पहले चैप्टर के नाम बोलो वो जी संपूर्ण क्रांति को जी संपूर्ण क्रांति। इससे पहले के वो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, दो गो, कौन कौन। सबसे पहले बातचीत पढ़ा दिए थे, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। दूसरा में उसने कहा था, वो भी बड़ी अच्छा से पढ़ा दिए हैं, है ना। नहीं अगर कोई देखे हो ना तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी करवाए हैं। अब आते हैं तीसरा में हम लोग संपूर्ण क्रांति। देखिए संपूर्ण क्रांति में सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले तो भाषण है, वो कुछ बोलो भाषण को जी है भाषण को जी भाषण। ये भाषण दिए कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, जल्दी से याद करो, जयप्रकाश नारायण। भाषण कौन दिए हैं, जयप्रकाश नारायण दिए हैं। तो सबसे पहले लेखक एक बताइए, पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था ना 11 अक्टूबर 1902 में, और मरे कब, इनके निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 याद रहेगा सबको। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, देखो सिताब दियारा गांव में। कहाँ, सिताब दियारा जो यूपी बिहार में पड़ता है, यूपी और बिहार में, अब तो दोनों अलग हो गया। सिताब दियारा हुआ कहाँ, बोलो सिताब दियारा। मम्मी का और पिताजी का नाम था, मम्मी के नाम कोई था, बोलो फूल रानी को जी फूल रानी। आप लोग बोलते जाइएगा तब जाके याद होगा। अरे पढ़े में बड़ी अच्छा लगेगा कि वास्तव में क्रांति पढ़ रहे हैं, जब आपको लगेगा। आप परेशान मत रहिए जब आवेंगे वहां पर तब, लेकिन पहले कवि परिचय तो देख लेते हैं, लेखक को पहले बारे में समझ लेते हैं। बताइए मम्मी जी का नाम को जी था फूल रानी। बताइए पिताजी का नाम क्या था, बोलो हर्षु दयाल को जी हर्षु दयाल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बहुत आगे जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत अमीर फैमिली से नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। अमेरिका जब पढ़े गए थे ना तो वहां कैसे कैसे करके गुजारा किए थे, है ना। कहाँ कहाँ काम किए थे, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहाँ कहाँ रेलवे स्टेशन पर बड़ी काम किए थे। तो ये नहीं कि हर्षु दयाल जो इनके पिताजी है बहुत अमीर आदमी है, ऐसा नहीं है। आगे थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा इनकी पत्नी का नाम क्या है, तब प्रभावती देवी को जी प्रभावती देवी। प्रभावती देवी कौन है, तो एक व्यक्ति है ब्रजकिशोर प्रसाद, उनकी पुत्री है। ब्रजकिशोर प्रसाद की को जी पुत्री। अब ब्रजकिशोर प्रसाद जो है ना वो गांधीवादी के बहुत प्रसिद्ध एक भक्त समझिए गांधी जी के थे, है ना। गांधीवादी के समझो को जी एकदम प्रसिद्ध गांधीवादी थे। अहिंसा को जी अहिंसा के पुजारी भी थे, समझ में आया। हाँ यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक लंबा चौड़ा सा चैप्टर है तो थोड़ा है ना जल्दी में इसमें कई परिचय निकाल देता अच्छा रहेगा। और इसमें है क्या, कई परिचय में आपको लेखक के नाम ध्यान रखना। लेखक में जयप्रकाश नारायण बाबू हैं। एक बाद इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में। निधन को कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 में, है ना। अच्छा इनका जन्म स्थान कहाँ है, सिताब दियारा गांव, ध्यान रखना सिताब दियारा, यूपी बिहार। कहाँ हुआ बोलो, यूपी बिहार में पड़ता है, यूपी बिहार में। बताइए मम्मी जी का नाम को चाहिए फूल रानी, इसका पिताजी का नाम को चाहिए हर्षु दयाल को चाहिए हर्षु दयाल। पत्नी का नाम को चाहिए प्रभा देवी, हाँ को जी प्रभावती देवी को जी प्रभावती देवी, याद रहेगा। गांधीवादी है इनके पिताजी, इनकी पत्नी के जो पिताजी है ना प्रभावती देवी के जो पिताजी है उनका नाम को चाहिए है ब्रजकिशोर प्रसाद। बहुत ज्यादा गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी है, एकदम अहिंसा के पुजारी है। यहां तक में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। आगे आते हैं वो आगे लेखक परिचय में आगे आ जाइए। देखिए लेखक परिचय में शिक्षा है इसमें कि है ना, शिक्षा कहाँ का। देखिए प्रारंभिक शिक्षा तो कहाँ प्राप्त किए, तो घरे पे रहे। प्रारंभिक शिक्षा शुरू में घर पे पढ़ाई किए, बाद में हुआ, बाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा पटना कॉलेजिएट में गए। पटना कॉलेज में, कहा पटना कॉलेजिएट, याद रहेगा पटना कॉलेजिएट में। और लेकिन पटना कॉलेजिएट में जब
शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए ना, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। देखो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 के बीच हुआ। 1920 से 22 2 साल चला, 1920 से 22 होते होते असहयोग आंदोलन, पहले तो असहयोग आंदोलन बड़ी तेजी में चला। खूब आदमी जुड़ा, मारा एकदम धाई आदमी जुड़ल जा रहा है, एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे वैसे पूरा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और जाकर 1922 में कुछ हो गया, खत्म हो गया। सन 1922 में कुछ हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए पहले बताओ प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किए? प्रारंभिक शिक्षा जल्दी से घर पर, कहाँ? घर में पढ़े। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना कॉलेजिएट में गए। लेकिन जब बीच में असहयोग आंदोलन हो गया तो शिक्षा छोड़ दिए, है ना। मैं पढ़ा उड़ा गया तेल लेवे, पहले हम आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे आंदोलन के चक्कर में शिक्षा छोड़ दिए। अच्छा, लेकिन 1922 में हुआ, 1922 में शिक्षा प्राप्त करने को लगा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, अमेरिका चल गए। कहां? लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। उस समय असहयोग आंदोलन मतलब चल रहा था, कहे यही मतलब है ना, कि खत्म होने पर था, तब बीचवा में छोड़ दिए। 1922 में तो खत्म हो गया था। असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? 1922 में। अब असहयोग आंदोलन हिस्ट्री वाला चीज है, तो उस सब अभी आपको जानना नहीं। अब हिंदी पढ़े हो तो हिंदी पे रहे नहीं। 1922 में, लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। अब ये बीच में सोचे कि लगता है कि अब धीमा पड़ गया आंदोलन, तो क्या करते हैं कि हमें समय काला बर्बाद करें, चलते को शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? अमेरिका। तब एक क्वेश्चन तुम लोग को रहेगा कि सर एक बात बताइए, अभी तो कह रहे थे कि उनके पिता जो हर्षोदयाल थे वो तो हमारा गरीब आदमी थे, तो इनको अमेरिका कैसे भेज दिए पढ़ने के लिए? अरे हो सकता कि नहीं? कुछ ही आपको बाद में कहानी में समझ में आ गया कैसे भेजे थे। नहीं, आ जाइए। अच्छा, जब अमेरिका गए ना तो वहां पर अमेरिका में मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में ही प्राप्त कर लिया। के बारे में बोलो, मार्क्सवादी और समाजवादी। मार्क्सवादी क्या होता है आप समझ लीजिए ना। मार्क्सवादी के बारे में अभी थोड़े पढ़ा रहे हैं ना, हिंदी अभी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है अभी। आप समझ लीजिए सीधे कि मार्क्सवादी जब भी कहेगा ना, तो मार्क्सवादी का एक मतलब होता है कि थोड़ा क्रांतिकारी विचार। जी क्रांतिकारी विचार। आप इस समझ मार्क्सवादी में देखो जी, क्रांतिकारी एकदम। कोई काम है हम करेंगे नहीं, ऐसे कहा बराबर ऐसे कर रहा वो, तो समझ मार्क्सवादी। जी मार्क्सवादी। अरे ऐसे मत कीजिए, काम नहीं करना चाहिए तो मार्क्सवादी नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए वो जी है मार्क्सवादी। समझ में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्क्सवादी ये सब का शिक्षा, मार्क्सवादी और समाजवादी का शिक्षा वो कहां प्राप्त किए? अमेरिका में। कहा कि 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीधे कहां भागे? अमेरिका। प्रारंभिक शिक्षा घर पर, उच्च शिक्षा प्राप्त थोड़ा सा करने के लिए पटना कॉलेजिएट, लेकिन बीच में हो गया असहयोग आंदोलन, शिक्षा गया उनका छूट। लेकिन जब असहयोग आंदोलन धीमा कुछ हुआ ना, लगा कि अब ज्यादा इसमें आदमी नहीं है, तो क्या ऐसा करते हैं कि जो शिक्षा छोड़े ना वाला जाकर अमेरिका में पूरा कर लेते हैं। अमेरिका में कहा है और क्यों गए हैं उस बात आपको मिलेगा, ठीक है। और अमेरिका में ही मार्क्सवादी और समाजवाद के बारे में शिक्षा बहुत अच्छा से जानकारी लिए हैं। ये कब जानकारी लिए थे? 1924 में ही घटना हुआ था। मार्क्सवादी और समाजवादी की शिक्षा 1924 में, ताकि लेनिन का उस समय मृत्यु हुआ था। आगे हम आगे आवेगा देखिए। लेकिन जब वहां गए ना वो अमेरिका में, तो ये चीज हो चुका कि उनके मम्मी का तबियत खराब, मम्मी का पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए। वो पीएचडी की डिग्री जो मम्मी की तबियत खराब था, पता उनको चला कि मम्मी की तबियत खराब, वो धाई से अमेरिका से भाग आए। अमेरिका से जब आए तो 1929 में वो चल गए सीधे कहा? गांधी जी के जो आंदोलन हो रहा था ना, ओकरा में जाके शामिल हो गया, कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुआ। देखो, जब अमेरिका से राजनीतिक जीवन में आते हैं, अमेरिका से जब वो लौट के आए ना, तो लौट के इलाके बाद 1929 में जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। तब बताओ हुआ कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1929। तुम लोग बोलेगा, बताइए अमेरिका शिक्षा प्राप्त करने के लिए कब गए हैं? जल्दी बोलो। 1922। असहयोग आंदोलन 20 से लेके कब? 22 तक। वो हिस्ट्री में से मिलता है। अब जब अमेरिका में गए तब पीएचडी की डिग्री लिए नहीं। का है कि उनके मम्मी की तबीयत खराब। हेलो बेटा, हाँ तबीयत खराब। अच्छा आते हैं, ला डिग्री खत्म, पीएचडी की डिग्री को जी खत्म, लेवे नहीं किए। हाँ, लेकिन मार्क्सवादी के बारे में जानकारी लिए, समाजवादी के बारे में पढ़े। कहां पढ़े? अमेरिका में। जब वो लौट के आए ना तो 1929 में जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा? कांग्रेस में शामिल हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण बाबू। जयप्रकाश नारायण जाके कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1929 में। उनके पास एक और ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है शामिल होने के लिए, लेकिन कांग्रेस में कहा शामिल हुए, चीबा आगे आपको मिलेगा। 1932 ईस्वी में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसके दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके लिए जेल जाते हैं,
जेल में भी जाते हैं। जेल से निकलने के बाद कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना लिए, समझ रखा है जे हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और कई बार आंदोलन में भाग लिए। तो 1939 में 1943 में पुनः उनको जेल जाना पड़ा, तो कई बार जेल भी गए हैं। ये कहे का मतलब कई बार गुजर गए हैं। ऐसे आजादी से 1945 में हमने का आजादी मिला है ना, तो आजादी से पहले सब जेल में भी गए हैं। सब कहाँ गए हैं? जेल में भी गए। समय तो वहां बताइए 1929 में कौची में शामिल हुए? कांग्रेस में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए, उस समय भी जेल गए, है ना। उस भाग लेने का उनको जेल में जाना पड़ा। और उसके बाद जब जेल से निकल के आए तब कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और इसके बाद 1939 में 1943 में इस समय जेल गए। तो जेल गए हैं कब? 1932 में 1939 में 1943। तो ये सब को डाटा जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई पर्चे में बहुत जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है। अब आइए, कहता 1952 ईस्वी में, ध्यान से सुना हुआ, 1952 आजादी के बाद वाला बात आ रहा। 1952 आजादी के बाद, 1947 में हम लोग कुछ हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। अब बात आ गया है, कहानी आ गया 1952 के। कहानी कहाँ के? 1952। देखिए 1952 में क्या हुआ है ना कि 1952 में प्रजा, यहां देखो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पार्टी के गठन में योगदान दिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? 1952। 1952 याद रखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ। ओकरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, दो जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसके बाद देखिए 1954 में विनोबा भावे के है ना सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यही तो हमने के पढ़ेला है बदमाश। 1974 में छात्र आंदोलन कब हुआ है जी? एकरा तुम भूल जाओ लेकिन एकरा तुम याद रखो बुआ, 1974 में हुआ था छात्र आंदोलन। और इसी छात्र आंदोलन के बारे में हमने के जानना है। क्या आंदोलन का नेतृत्व किए? नेतृत्व मतलब मेन नेता, उनको नेता बना, मेन नेता बना बल गया। 1974 तक बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, नहीं 74 मतलब 1979 में उनका मृत्यु हो गया। 1979 में, है ना। बताइए बाद में 5 साल जीवित रहे, 5 साल तो ना पाए हैं लगभग, 5 साल या 4 साल के आसपास जीवित रह पाए। तो 1974 तक पूरा एकदम बुजुर्ग हो गए थे, उनको तबियत खराब रहता था। फिर भी वो छात्र आंदोलन जो हुआ था ना, ये छात्र आंदोलन में सर, तो बताइए छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किए हैं? जयप्रकाश नारायण। कब? 1974। अच्छा आप बताओ कांग्रेस में शामिल कब हुए? तुम लोग कमेंट करना, कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1929। किसी को कोई दिक्कत है? अमेरिका जाके पढ़े, अमेरिका कब? 1922 में अमेरिका जाके पढ़े। जेल में भी उनको कई बार जाना पड़ा। जेल में कब गए हैं? हाँ 1943 में, 1939 में, और ओकर पहले भी लगता है 1900 कितना था याद है? ओके पहले भी जेल में गए हैं। यहाँ देखो ना बदमाश, कांग्रेस 1932 में। कब? 1932 में, है ना। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी जेल गए। 1932 में जेल गए हैं, 1939 में गए, 1943 में गए हैं, समझ में आया? हाँ, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किए हैं? जयप्रकाश नारायण। बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व उनका मुख्य नेता, उनको आगे रहे वाला नेता, कि नहीं हम जो कहेंगे जो होगा, हमारी बात मानना पड़ेगा सबको। नेता का मतलब यही होता है, नेता के मतलब यही, अगर कोई चीज का कोई के नेता बनाना हो ना तो नेता एगो होता है। उस नेता के एगो मुख्य नेता एगो होता हुआ, नहीं तो ढेर में बना देता। ज्यादा जोगी मठ उखाड़े, जितना ज्यादा जोगी उतना ही मठ का और उखाड़ के रख देता। इसलिए नेता हमेशा एगो होता है और बात सबको मानना ही पड़ता है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। अच्छा आपातकाल हुआ, इमरजेंसी भारत में लगा था, जो लॉकडाउन लगा था ना, उसमें 5 साल इमरजेंसी लग गया था भारत में। ध्यान रखना, लॉकडाउन एक बार और लगा था। अभी तो हमने 1-2 साल के बारे में जानते, 5-5 साल तक, और वहां तो कोई बाहर निकलता। आपातकाल के समय, आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, यही लॉकडाउन के साल 5 साल कोई निकल रोड पे कोई निकल जाता, मार लाठी मार एकदम बर्बाद। उस समय सरकार इंदिरा गांधी का था। किनका? इंदिरा गांधी का सरकार था। नहीं वो अब 10th में पढ़े होंगे तो यहाँ इसके बारे में है नहीं, थोड़ा आगे हम बता देंगे। अच्छा फिर कहा गया है इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का भी गठन हुआ। ये जो बीजेपी की पार्टी है ना, किनके मार्गदर्शन में गठन हुआ है? बोलो किनके? जयप्रकाश नारायण ना, वो कह के पार्टी बनाना चाहिए, कांग्रेस के विरुद्ध एक पार्टी बनाना चाहिए, जयप्रकाश नारायण। चलिए इनका कुछ कृतियां हैं, कुछ लिखे हैं, कौन सी लिखे हैं,
प्रभु क्या क्या लिख के गए हैं, देख लीजिए। ये प्रभु के लिखा देखिए कृतियां में कुछ है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, बोलते जाना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, री मतलब पुनः, कंस्ट्रक्शन मतलब इंडियन पॉलिटी को फिर से बनाओ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है, बोले जल्दी से, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। देखो 1965 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। 1965 में उस समाज सेवा के लिए उनको मैग्सेसे सम्मान दिया गया है, और मरणोपरांत उनकी मृत्यु हुआ 1979, कब 1900, और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया, 1998 में इनको कुछ मिला, भारत रत्न। 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। 1965 में समाज सेवा करने के लिए इनको हुआ मैग्सेसे सम्मान मिला। कौन सा सम्मान? और 1998 में जाके इनको भारत रत्न मिला। यहां तक था बुआ कवि परिचय, लेखक परिचय था। अब बढ़ जाते हैं आगे चैप्टर में बढ़े जा, बहुत अच्छा लगने वाला है। एक क्रांति जैसा चैप्टर है बुआ, ये आम चैप्टर नहीं है, एक क्रांति, एक भाषण है, भाषण कौन दिए हैं, बोलो भाषण कौन दिए हैं? जयप्रकाश नारायण ही भाषण दिए हैं। भाषण कहां दिए, सब आगे मिल जाएगा, पटना के गांधी मैदान में। देखिए जयप्रकाश नारायण अभी शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा और इसमें बचल है कहीं पर। देखिए छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर, छात्र और युवा लोग इनको कुछ के अनुरोध की है, छात्र लोग और युवा लोग के अनुरोध पर बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उस समय बताइए आंदोलन कब हुआ? 1974। छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974। छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974, है ना। छात्र आंदोलन में ही एक पूरा घटना होगा। छात्र आंदोलन जो आंदोलन हुआ था ना, वही आंदोलन में भाषण, संपूर्ण क्रांति के भाषण दिए थे। संपूर्ण क्रांति बोलिए, क्या संपूर्ण क्रांति होना चाहिए, है ना। एक बोले थे ये जो क्रांति नहीं बोलती होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया गया था कौन सा आंदोलन में? छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974। बोले थे कि देखो जब हमारा में उतना जान बचल नहीं है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार रहते हैं, और हमरा से तुम नेतृत्व करवा रहे हो, तैयो सब लोग वह ना बहुत ज्यादा इनको दबाव दिया था। कौन? छात्र लोग और युवा लोग, नहीं प्रभु आप रहिएगा तो हमनी के जान आप रहिएगा। छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने, है ना, आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। अच्छा, आंदोलन के नेतृत्व करने के बाद देखते ही आंदोलन जो है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में फैल गया। जैसे पता चला कि अरे ये तो जयप्रकाश नारायण है, आंदोलन है ना राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया, और जयप्रकाश नारायण पूरा एकदम देश में फैल गया, और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा गया, कहकर पुकारा गया, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देखो जब छात्र आंदोलन तो पहले से चल ही रहा था, छात्र आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं। देखिए देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो गया था उस समय, सरकार इंदिरा गांधी का, देश में सरकार इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी के सरकार में बहुत ज्यादा करप्शन भी होना शुरू हो गया था। बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा, कॉपी किताब के दाम बढ़ा दिया था, स्कूल के फी बढ़ा दिया था। पूरा जितना छात्र लोग था ना एकदम पूरा आक्रोशित था कि एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से तुम फी बढ़ा दो, हायर एजुकेशन कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। पूरा पहले मोबाइल के जमाना थोड़े था, मोबाइल नहीं था, सब छात्र एक्टिव था। अब मोबाइल हो गया, कुछ हो गए ना देश में, कोई छात्र निकल जाए नहीं, तो उस समय पूरे एकदम आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। लेकिन 1974 में कौन आके शामिल हो गए? कहे कि नेतृत्व कौन करेंगे? छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ले लिए। और जैसे ही जयप्रकाश नारायण के देश में सब बात सुना करे जयप्रकाश नारायण, एकदम राष्ट्रव्यापी पूरे देश से आदमी आना शुरू हो गया, पूरे देश से, और अनाउंस किए कि हम 5 जून को गांधी मैदान आ रहे हैं। अभी कैसे नेतृत्व सब आता है, कहे कि हम 5 जून को कहां रहे हैं? 5 जून को हम गांधी मैदान आ रहे हैं, 5 जून को गांधी मैदान आ रहे हैं। सब लोग भारी संख्या में पहुंचो। कौन बोले? कौन? जयप्रकाश नारायण के हाँ हम अब आंदोलन करेंगे, 5 जून को आ रहे हैं गांधी मैदान। और जनता जो था ना उनको लोक नायक कहा, क्या कि लोग क्या आप नायक है, नायक मतलब हीरो, लोगों के नायक आप हैं, लोगों के आप हीरो हैं। समझ लोक नायक नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। याद रखना, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और वहां हुआ संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे 1974 में। अब 5 जून को, पहले बताओ कौन सा आंदोलन, आंदोलन का नाम बताओ? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन में इनको कौन सा नाम पड़ा?
लोकनायक। लोकनायक। अच्छा, कौन सा एक भाषा थी, क्या कहते हैं, कौन सा नारा दिए? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए हैं? जयप्रकाश नारायण। कि एकदम क्रांति पूरे एकदम पूरे देश में होना चाहिए, पूरे संपूर्ण क्रांति होना चाहिए, क्रांति नहीं मित्र, कौन सी होना चाहिए? संपूर्ण क्रांति होना चाहिए, ये बोले थे। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए हैं? जयप्रकाश नारायण। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा में जो भाषण देवे गए थे, भाषण के जून के 5 जून 1974, कहा? पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। कि जो 5 जून के कहे ना कि हमारे भाषण देवे, वो कहां गए थे? पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में। यहां तक में कोई दिक्कत है? बताइए, जयप्रकाश नारायण बहुत ज्यादा बीमार थे, कोई बूढ़ा हो गए थे, कहे कि नहीं हमारा से नेतृत्व नहीं होगा, हम मुख्य नेता नहीं बन पाएंगे। तो ये छात्र और युवा लोग कहा कि नहीं प्रभु, आप रहिएगा तो हमनी के जान रहिएगा, इसलिए आप शामिल होइए। छात्र आंदोलन तो बड़ी दिन से चल रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, आप तो एक बार शामिल हो जाइए। तो जैसे ही वो शामिल हुए ना, तो आंदोलन सर्वव्यापी राष्ट्रव्यापी हो गया, पूरे देश में आंदोलन होना शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं, तो अनाउंस किए कि 5 जून को हम कहां रहे हैं? पटना के गांधी मैदान। 5 जून 1974 को गांधी मैदान में गए और लोग उनको नाम दिया कौन सी? लोकनायक। लोक मतलब जनता, नायक मतलब हीरो, जनता के हीरो उनको कहा गया। और बउआ उन्होंने कोची का नारा दिया? संपूर्ण क्रांति का। लोकनायक किनको कहते हैं बोलो? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन पहले ज्यादा फेमस था नहीं, लेकिन जब वो शामिल हुए था पूरा फेमस हो गया। अब आइए संपूर्ण क्रांति के पहले सारांश पे चलते हैं। वो सारांश कैसे कैसे ध्यान से समझिएगा, है ना, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे। देखो, यह पाठ है है ना, लोकनायक अभी बोले थे ना, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा, नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। जो भाषण दिया ओकरा में से तनी मनी काटल गया, पूरा भाषण नहीं है। पूरा भाषण में इतना मोटा किताब लिखा जाएगा, इतना ज्यादा बोले थे, तो उसका एक अंश है। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाषण दिया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण कहां दिए हैं? पटना के गांधी मैदान में। ठीक से बैठो, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए हुआ 5 जून 1974 को, ठीक है। भाषण को सुनने के लिए लाखों संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, है ना, और जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये भाषण को सुनने के लिए, वही भाषण को सुनने के लिए पूरे देश से पटना के गांधी मैदान में सब पहुंचा था। इतना आदमी पहुंचा था ना कि कहा जाता है कि आज तक और आने वाला टाइम में उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। और जितना जोशीला भाषण दिए थे ना, तो ऐसा भाषण आज तक कोई नहीं दे पाया है, संभव ही नहीं किसी से है। ये इतना सबको मोहित कर लिए थे, ये इतना जबरदस्त भाषण वो दिए थे, वही भाषण इसे पढ़ना है। ये इतना जबरदस्त भाषण, और उतना भीड़ आज तक कोई जुटा नहीं पाया है जितना भीड़ हुआ था। हाँ, पिछला बार हुआ था आरजेडी में कौन? तेजस्वी और कौन गया था? खेसारी लाल यादव पिछला बार गया था ना, तो कुछ हद तक भीड़ जुटा था। ओकर आस पास पहुंचना बड़ी असंभव है, बहुत असंभव है। उस समय बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। लेकिन जो यहाँ संपूर्ण क्रांति जब ये आए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो पूरे देश से भाषण सुनने के लिए लाखों के संख्या में पूरे प्रदेश से आए थे लोग, बहुत ज्यादा आया था वहां, नहीं, जिसमें युवाओं ने बढ़चढ़ कर, युवा लोग एकदम पूरा बढ़चढ़ के भाग लिया था। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसा भीड़ कभी इकट्ठा हुआ और ना कभी कोई वैसा प्रेरक भाषण और जन संवाद कायम हो सका। उस तरह के भाषण आज तक कभी और उस तरह के भीड़ कभी पटना के गांधी मैदान में द्वारा नहीं हुआ है, जितना एकदम जोशीला भाषण दिए थे। एक क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं, वह यहां पर आ जाओ। कहा, देखिए, जब भाषण शुरू किए थे ना, तो भाषण में कोई बोले थे, देखिए क्या बोले हैं, कहे थे कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों। देखिए एक समिति बना हुआ है, छात्र संघ समिति। जब आंदोलन हो रहा था ना, तब कई लोग गुट करके एक समिति बनाए थे कि एक में खाली छात्र लोग रहेगा। कौन रहेगा? छात्र लोग। तो छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवा साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों शुरू किए हैं कि हम सबको पहला अभिवादन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। बिहार प्रदेश के जितना भी छात्र लोग हैं, बिहार प्रदेश के जितना भी युवा लोग हैं, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ये कह के अपना भाषण वहां से शुरू करते हैं। सबको अभिवादन करें और भाषण शुरू करते हैं। चलिए भाषण में शुरुआत यहां से करते हैं। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं बेलोर अस्पताल से रवाना, देखिए शुरू कर रहे हैं कि कैसे कैसे भाषण शुरू किए हैं। देखिए कुछ बात बताएं, चूंकि उनका तबीयत खराब है।
सोचिए तबियत खराब, तो जब तबियत खराब है ना तो कहाँ रहेंगे? अस्पताल में। कौन सा अस्पताल? बेल्लोर अस्पताल, आई थिंक दिल्ली के आसपास में पड़ता है ना। मद्रास में भी वो रहे थे, तो दिल्ली में के आसपास पड़ता है। देखिए क्या कि बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था। जब वो रवाना हुए थे, बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे, बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते वक्त मद्रास में 2 दिन अपने मित्र, 2 दिन अपने मित्र कौन? श्री ईश्वर अय्यर, श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। उनको कहना कि जब हम अस्पताल में, हमारी तबीयत खराब था, हम अस्पताल जा रहे थे ना, तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जब हम अस्पताल जा रहे थे ना, तो जब मद्रास में हम 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहां रुके थे। कहां रुके थे? ईश्वर अय्यर। तो बताइए, पूछता क्वेश्चन देता है कि बताइए जब बेल्लोर में वो अस्पताल जा रहे थे तो 2 दिन कहां रुके थे? किस मित्र के पास रुके थे? ईश्वर अय्यर, ईश्वर के दिन 2 दिन रुके थे। सब ध्यान रखना, सब ऑब्जेक्टिव सब काम देगा। उनको कहा कि जब हम अस्पताल के लिए रवाना हुए थे ना, तो रास्ता में हम 2 दिन मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था, और वहां दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। और हमरा से मिले कौन आए थे? रामधारी सिंह दिनकर के राष्ट्र कवि नहीं नाम सुने हो? रामधारी सिंह दिनकर जी और गंगा बाबू हमरा से मिले आए थे, और है ना, बल्कि गंगा बाबू तो साथ भी कुछ दिन रहे थे, है ना। दिनकर जी को बड़ी काम था तो चल गए थे, लेकिन जो गंगा बाबू थे, वो गंगा बाबू तो हम साथों रहे थे। ये बात शुरुआत कर रहे हैं, अपना भाषण से शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। समझ में आया कि आपको पता नहीं है कि हम जब अस्पताल में जा रहे थे ना, तो हम रास्ता में 2 दिन, जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, जैसे कहीं आप जाते हो घूमने के लिए, तब घूमने के लिए जाते हैं, तब बीच में कोई परिवार रहते हैं तो नहीं रुक जाते हो? अरे बहुत ज्यादा थक गए हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो जा रहे थे ना, तो मद्रास में उनका एक दोस्त पढ़ते थे, उनका नाम क्या था? ईश्वर अय्यर। के दिन रहे? 2 दिन में उनको से मिले कौन कौन है? दिनकर जी और गंगा बाबू, दिनकर जी और गंगा बाबू। अब कहे कि गंगा बाबू तो हमारा साथे रहे थे, कहते कह रहे आप बीमार हैं, कुछ दिन हम आपके साथ रह जाते हैं, ये कहे, और रहे 2 दिन वो किए थे। अब आइए, दिनकर जी ने बड़े कहे कि दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे उस समय हमरा से। जब मिले दिनकर जी ना, तो बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने यह भी कहा कि जो आप आंदोलन शुरू किया है, या जो छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है, ओकरा में जो आप शामिल होने जा रहे हैं, जो शामिल हुए हैं, और आपसे जो आशाएं थी, आंदोलन आप शुरू किए हैं, तो आंदोलन कोई आम आंदोलन है। हम सुने हैं कि आप आंदोलन शुरू किए हैं, तो आपके द्वारा जो आंदोलन होगा कोई आम आंदोलन थोड़े होगा, नहीं। तो जो आप आंदोलन किए हैं, उसको से जो आपसे हमारा आशा था ना, वो एकदम आशा पर आप पूरी तरह से आप पूर्ति किए हैं। जब हम सोचते थे कि आप ऐसा आंदोलन कीजिए, आप उस नहीं आंदोलन कर रहे हैं, एकदम लगल रहिए। कौन बोले हैं? दिनकर जी बोले हैं। कौन बोले हैं? वो दिनकर जी के बारे में कहे कि दिनकर जी जब हमारा से मिले तब बड़ी पसंद थे। वो कहे कि हम सुने हैं कि आप आंदोलन कर रहे हैं महाराज, तो आप आंदोलन कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जितना सोचे थे इसने पूरा एकदम पूरा किए हैं, हमारे मन को आप इच्छा को पूरा किए हैं। हमको लग रहा था कि आप ऐसे आंदोलन कीजिएगा, एकदम देखें देश बिहार पूरे देश को हिला के एकदम रख दिए हैं, ऐसा आंदोलन किए हैं। हमारे आपको लग ही रहा था कि जब आप आंदोलन में शामिल हो जाइएगा ना, तब पूरा देश एकजुट हो जाएगा, और वही हुआ। इन सारी बातों को सुनकर तालियां बजने लगी। ये बात जब सुने ना, तो भाषण दे रहे हैं, तो आसपास में इतना मनी भीड़ था, वो उतना तक कोई भीड़ नहीं जुटा पाया, सब पूरा भीड़ दम डर के दम ताली बजाना शुरू कर दिया। दिनकर जी को जी कहते हैं, तो दिनकर जी ने कहा कि तालियां ना बजाइए, मेरी बात को आप चुपचाप के रह के बस सुनिए। आप ध्यान तो दीजिए कि हम बोल कुछ रहे हैं, हमको ताली नहीं चाहिए, आप इस बात को खाली ध्यान से सुनिए, जो हम कह रहे हैं उस बात को आप ध्यान से सुनिए। इस बात को, पूरा आंदोलन किसके विरोध में हो रहा है? किसके विरोध में? हाँ, इंदिरा गांधी के, कांग्रेस के विरोध में हो रहा। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार के विरोध में हो रहा था। किसके विरोध में? भ्रष्टाचार के विरोध। समझ ना करें भ्रष्टाचार। उसमें किताब कॉपी के दाम बड़ी ज्यादा हो गया था, सामान महंगा होने लगा था। अरे आज तो और ज्यादा महंगा, लेकिन युवा पीढ़ी कोई खड़ी हो रहा है? कोई खड़ी नहीं हो रहा। कोई खड़ी हो रहा? कोई नहीं। कितना महंगा हो गया, फिर भी कोई खड़ी नहीं हो रहा। आज मोबाइल के जमाना है, सब मोबाइल में ढुकल है, और उसमें पूरा एकदम बढ़ करके सब भाग लिया था। अब आइए, आप कहे कि चुपचाप रह के आप सुनिए जो हम कह रहे हैं। कहे उनको कहना था कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, हम बड़ी तेजी में नहीं बोल पाएंगे, पूरा एकदम एक्टिव होकर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम जवान जैसा नहीं बोल पाएंगे। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वह विचार हुंकार से भरा होगा। जो हम कहेंगे बोलेंगे, जो उसमें हुंकार नहीं रहेगा, लेकिन जो हम आपको विचार देंगे, जो आपको हम बात कहेंगे ना, उस बात में हुंकार होगा।
नहीं समझ गए। हाँ, जो हम बोलेंगे उस हर एक विचार में, हर एक बात में हुंकार रहेगा। हम बोलेंगे जब हम पूरा तेजी में हम बोल नहीं सकते हैं, पूरा एनर्जी से नहीं बोल सकते हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन हाँ एक बात आपको हम निश्चित कहते हैं कि जो हमारा विचार रहेगा, जो बात हम बोलेंगे ना, ओकरा में हुंकार भरा रहेगा। कहे कि वो एक क्रांतिकारी विचार होंगे। जो हम बात बोलेंगे ना वो एकदम क्रांतिकारी विचार रहेगा, क्रांतिकारी विचार होगा, नहीं क्रांतिकारी विचार होगा जिस पर अमल करना आसान नहीं हुआ। क्रांतिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी थे। हाँ। क्या चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे? आसान था, है ना। क्रांतिकारी होना कोई आसान नहीं है, बहुत तरह के मुश्किल का सामना करना पड़ता। वही उनको कहना था कि वे जो अब हम जो विचार बोलेंगे वो क्रांतिकारी विचार होगा जिस पर अमल करना आसान नहीं है। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, आपको बलिदान देना होगा, कष्ट सहना पड़ेगा, गोलियां आप पर चलेगी, गोलियां खाना पड़ेगा, लाठी आप पर बरसेगा, इस सब का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। ये मित्र, यह क्रांति नहीं है, संपूर्ण क्रांति है। ये कौन बोले हैं? जयप्रकाश नारायण का है कि जो हमारा तबीयत खराब है, हम पूरा हुंकार भर के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हम विचार आपको देंगे ना, जो बोलेंगे ना, ओकरा में हुंकार भरा रहेगा, उसमें हुंकार रहेगा। नहीं, वे जो विचार हम बोलेंगे, जो बात हम आपको कहेंगे, वो क्रांतिकारी विचार होगा। और क्रांतिकारी विचार को अमल करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको वो बलिदान देना पड़ेगा, आपको कष्ट सहना पड़ेगा, गोलियां खाना पड़ेगा, लाठी चलेगा आप पर, धर मार, लाठी मार, बहुत मारेगा सरकार जो हम बोलेंगे उसके लिए आप लोग को, है ना, जेल में आपको जाना पड़ेगा। ये मित्र, ये क्रांति नहीं है, कोई चीज है, एक संपूर्ण क्रांति है। नहीं, ये मित्र एक क्रांति है, एक संपूर्ण क्रांति है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए हैं? जयप्रकाश नारायण। समझ रहा? किसी को कोई दिक्कत होने की नहीं है बुआ, एकदम आराम से पढ़ो, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। वो लगेगा कि वास्तव में संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं। नहीं, आपके सामने हम ही ना दिख जाए कहीं कोई चीज, कौन जयप्रकाश नारायण दिख जाए। आगे आ जाओ। कहते हैं कि यह कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है। विधानसभा देखते हो, अरे नेतावन बैठ जाता है, हा कुतबा निकल सब भूखे लगता है, ये हम ही करेंगे। विधानसभा देखने क्या हो, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें देखा वो कहता है कुछ कुतबन के इसमें नहीं है कि सब नेता चुना के गए आपस में झांझ झूझ लड़ रहा है। वो उसका आंदोलन नहीं है। यह एक मंजिल है जो रास्ते में है, एक मंजिल। जैसे आपको आईएएस बन रहा है, आईएएस बनने के लिए यहां पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर हैं। नहीं, तो ये मंजिल आपका यहाँ है, लेकिन आप यहाँ है, अभी रास्ते में है, अभी पूरा रास्ता कवर नहीं किए हैं। क्या है कि ये कोई विधानसभाओं का और नेताओं का अति आंदोलन नहीं है, चाव चूं कुतवानी नहीं करना है। यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है। यह एक मंजिल है जो रास्ते में, अभी जो रास्ते में है ना, दूर जाना है, और दूर जाना, बहुत दूर जाना है। इसके लिए भी है ना, वहां जो हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं उसको अंत करने के लिए भी बहुत दूर जाना है। सरकार को घुटना पर लाना पड़ेगा। नहीं, सरकार की तो महंगाई करता है, नहीं सरकार की तो महंगा कर देगा सामान को, नहीं कर सकता है, इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। उस सब को मिटाने के लिए एक मंजिल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दिन आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण का है। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के अगर शब्दों में कहें ना, जवाहरलाल नेहरू के अगर शब्दों में कहा जाए ना, तो अभी ना जाने, देखो बुआ ये एक वर्ड देता है कि बताइए किन का शब्द है, ये शब्द किनकर है जो आपको कहता है। देखो कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी ना जाने कितने मीलों इस देश के जनता को जाना है, नहीं उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए। ऐसी एक बार इसमें है, देखो किनकर शब्द है बुआ कि अभी ना जाने इस देश की जनता को कितने मिलो, अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ये वाला लाइन किनका है? जवाहरलाल। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे ना, आजाद जब देश हुआ, प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें बहुत गरीबी था। लोग साइकिल पे चलता था, रेडियो सुनता था, बैलगाड़ी उस समय था। आप समझिए, उस समय खाने के लिए अनाज नहीं था, है ना, अनाज उपजाने के लिए अगर अनाज भी उपजाना चाहे तो उसके लिए खाद नहीं था। ये इतना देश गरीब था उस समय। जवाहरलाल नेहरू कहते, उस स्थिति में वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था। बताइए, आज नेहरू जी के सब गाली देता है। उस स्थिति में देश के प्रधानमंत्री बन के देश को संभालना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और बोले थे, वो कहे थे कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। अभी देश की जनता बहुत गरीब है, बहुत आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। जो बोले थे, अरे कोई घर नहीं चलाना था, देश चलाना था। तो ये जो शब्द है कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश के हैं, इस देश की जनता को अभी जाना है। एक बात कौन बोले हैं?
पानी जो है हाँ पंडित नेहरू जी बोले हैं। तब उनको कहना था कि देखिए अभी जो हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं ये तो अभी शुरुआत है, ये है शुरुआत है। अभी रास्ता में अभी कितना दूर तक मंजिल तक जाना है। अगर जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा जाए तो न जाने कितने मिलो इस देश की जनता का भी जाना है। किसके लिए? उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिस है ना, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के है ना लाख क्या है, पढ़ो, हजारों लाखों युवाओं ने कुर्बानियां दी है। उनको कहना था कि देखिए इस देश के जनता को अगर अधिकार प्राप्त करना है ना तो इस देश को आजाद करवाने के लिए पता नहीं कितना हजारों लाखों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी गोली की है, कुर्बानियां दी है। यहां तो हुआ ना। और स्वराज प्राप्त करने के लिए, अपना देश प्राप्त करने के लिए किसके अधीन हम लोग थे? अंग्रेज के अधीन थे। तो उस स्वराज को, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी ना, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली के निशान बने या तो फांसी पे लटक गए। समझ रहा? इस दिन के लिए हम लोग, ये सब क्रांतिकारी लोग मरा था। इस दिन के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, उनके लोग फांसी पे चढ़े थे। बंगाल के युवा क्रांतिकारी सब मरा, महाराष्ट्र के लोग मरा, देश भर के इतना सारे क्रांतिकारी गोली खाए, अच्छा है क्या, फांसी पे। इस दिन के लिए कि आज जनता को कुचला जा रहा है, महंगाई कर देवल गया है, नहीं जनता पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस दिन के लिए हम लोग आजादी लिए थे। ये कौन बोल रहे हैं? नहीं, जयप्रकाश। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इतने बोले हैं कि अभी ना जाने कितने मिलों तक इस देश की जनता को जाना है। ये सब जो बात बोले हैं कि बताइए हमने अपने स्वराज को प्राप्त करने के लिए, अपने देश को आजाद करवाने के लिए कितने सारे लोगों ने, लाखों हजारों लाखों लोगों ने कुछ किया, अपना कुर्बानियां दिया है। भगत सिंह शहीद हुए, उनके साथी लोग शहीद हुए, बंगाल के लोगों ने शहीद, है ना, अपना प्राण त्यागा है। महाराष्ट्र के लोगों ने, देश भर के जनता, देश भर के लोग जो है ना, या तो क्रांतिकारी के रूप में गोली खा लिए हैं, चाहे तो फांसी पे लटकी। इस दिन के लिए कि जनता, है ना, सरकार हम लोग पे शासन करे, नहीं समझ रहा? ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि जिस स्वराज के लिए, है ना, बढ़िया गए, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल में जाती रही, लेकिन आज, है ना, क्या 27-28 वर्ष बाद जो स्वराज है, आज 27-28 वर्ष बाद, जो 1947 में कुछ हुआ था, आजादी मिला था 1947 में, एक में 28 जोड़ो, बोलो कितना? 15 हो गया, 4-2 6-1 7, 1975 1974 में शुरू हुआ था ना। तो ही बोले हैं कि 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। कह रहा है कि स्वराज को पाने के लिए देश के लाखों युवा जेल में गए हैं, फांसी पर चढ़ा है, गोली खाया है। और बताइए उस देश की जनता, कह आज आजादी के 27-28 साल हो गया है, और लेकिन इस 27-28 साल के बाद जो स्वराज है, हम लोग को जो देश मिला है, स्वतंत्र देश मिला, उसमें जनता कराह रही है। जनता भूखी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं है, कोई काम इस देश में, कोई, है ना, कोई काम नहीं जनता का निकलता, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत के। कह रहे कि बताइए इतना ज्यादा को चीज सुनो, पूरी जनता भूखी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं निकलता बगैर रिश्वत के। सरकारी दफ्तर में, सुनते जाइएगा, सरकारी दफ्तर में आप यहां देखिए, बैंक में, हर जगह टिकट लेना है, आप कहीं भी चल जाइए, है ना, रिश्वत के बगैर कोई काम जनता का नहीं होता है। बताइए 27-28 साल बाद भी ऐसा स्थिति बनल है। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि बिना रिश्वत के जनता का कोई काम आज नहीं हो रहा। फिर कह रहे हैं हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दबी हुई है। देश में इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, जनता दबी हुई है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो गई है, शिक्षण संस्थाएं जितना है ना, स्कूल सब भ्रष्ट हो गई है, सब में खाली पैसा बढ़ा रहा है, लूट रहा है खाली जनता को। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है ना, जीवन उनका कष्ट में है, जीवन कोची में है, हाँ, उनका जीवन कष्ट में बीत रहा, उनका सबका जीवन कष्ट में है ना। शिक्षा अगर पाए भी हैं, शिक्षा अगर किसी तरह से ले भी लिए हैं, तब दर भटक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हाँ, भटक के, हाँ, दर
कोई चीज कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, कोई चीज के लिए, नौकरी के लिए। शिक्षा भी ले लिए तो कहां नौकरी लग रहा है आज के समय। तो अगर आज के समय में जयप्रकाश नारायण होते तो बताओ, तो ये आज के सरकार को देख के क्या बोलते हो, समझिए। उस समय सरकार में कम भ्रष्टाचार था जिस समय, और उस समय इतना सारा बात बोले हैं। आज के अगर सरकार को जयप्रकाश नारायण देख लेते ना तो सामने जाके गोली मार देते सबके, कहते कि हमें फांसी पे चढ़ा दे लेकिन कोई जिए न दे वो, समझ रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि बताइए आज अगर शिक्षा भी पा लिया है, दर दर भटक रहा, ठोकर खा रहा है, कौन सी लगी नौकरी के लिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, और नौकरियां मिलती ही नहीं, और दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नौकरी मिल भी नहीं करेगा तो कोई रोजगार रहेगा तो ना। बताइए, तो गांव में अब बताइए, खुद बताइए, गांव में बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे बैठ के खैनी खेलते, ताश खेलते, का है रोजगार ही नहीं है कुछ। रोजगार अगर उस व्यक्ति को काम मिल जाता, रोजगार मिल जाता, नौकरी सरकार देती, बताइए अपने जमाने में अगर उस सबको नौकरी मिल जाता तो आज इस तरह की स्थिति होता। तो वही कह रहे हैं कि अगर पढ़ भी लिया तो दर बदर इधर भटक रहा, नौकरी उसको मिल नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। अरे रोजगार नहीं मिल रहा तो पैसा कहां से आएगा यार, कुछ ही रहेगा, कुछ नहीं, गरीब के गरीब रहेगा, और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ के नारा जरूर लगते हैं, लेकिन पीछे है ना, पिछले वर्षों की तुलना में गरीबी बढ़ती जा रही है। ये इंदिरा गांधी नारा दिए थे, गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए हैं, इंदिरा गांधी। कहे कि गरीबी हटाओ का तो नारा सरकार देती है, लेकिन हर साल गरीबी और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा, उसको नौकरी मिल ही नहीं रहा, रोजगार मिल ही नहीं रहा, तब मिल ही नहीं रहा था, खोजी होगा गरीब और बढ़ेगा। अब तुम खाली झूठो मूठो गरीबी हटाओ का नारा लगाते हो। ये कौन बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। यहां तक में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, आगे के पैराग्राफ में देखिए, दिनकर जी के मृत्यु के बारे में भी कुछ बात ही किए हैं। दिनकर जी के हम लोग को बोलते हैं राष्ट्र कवि, को बोलते हैं। 1974 में ही उनका मृत्यु हो गया था। ये जो अति हुआ था ना, 5 जून को ही अपना भाषण दे रहे हैं, के जून के बोलो, 5 जून को ही भाषण दे रहे हैं, के जून 5 जून को ही भाषण दे रहे हैं 1974 में। और 2 महीना पहले इनका मृत्यु, 1974 में 2 महीना पहले दिनकर जी की मृत्यु हो जाता है। कुछ बात कहते हैं और क्या बताते हैं समझो। कहते हैं, तो मित्रों उसी रात जब विदा हुई, जब रात में दिनकर जी की मृत्यु हुआ, मृत्यु के बारे में कह रहे हैं, उसी रात जब विदा हुई, उस रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयंका, हमारे मित्र कौन, रामनाथ जी गोयंका, रामनाथ जी गोयंका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। क्वेश्चन देता है कि बताइए इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, रामनाथ जी गोयंका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। कह रहे हैं कि उस रात को जब इनका विदाई हुआ, कहें कि मतलब दिनकर जी का मृत्यु हुआ, हार्ट अटैक हो गया था, तो उस रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयंका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे ना, के घर पे वह मेहमान थे, है ना। रामनाथ जी गोयंका के घर पर मेहमान कौन थे, दिनकर जी। समझ रहा, दिनकर जी किनके घर पे मेहमान थे, रामनाथ जी गोयंका, इनके घर पे मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, किनको, दिनकर जी को। रात को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और गोयंका जी ने उनको 3 मिनट में, देखो बड़ी स्ट्रेस देके कहें कि 3 मिनट में उनको डायरेक्ट अस्पताल पहुंचा दिया गया। 3 मिनट में, केवल 3 मिनट में, कितना देर में, 3 मिनट में उनका दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में डायरेक्ट अस्पताल पहुंचा दिया। कौन, गोयंका जी। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। और बोल रहे हैं कि कौन सा अस्पताल का नाम कोई था, बिलिंगडन, को पढ़ो, बिलिंगडन नर्सिंग होम, बिलिंगडन, शायद उसका नाम, जो अस्पताल था उसका नाम बिलिंगडन नर्सिंग होम है। सारा इंतजाम वहां पर था, कौन सी, सारा इंतजाम था, दिल्ली में पड़ता, सारा इंतजाम वहां पर था। ये कौन बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की। जब दिनकर जी रामनाथ जी गोयंका के यहाँ मेहमान थे, रात में उनको दिल का दौरा पड़ा और गोयंका जी उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचा दिए। कौन सा अस्पताल पहुंचाए थे, बिलिंगडन नर्सिंग होम, है ना। यही है कि उसका नाम शायद ही यही था, बिलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, मतलब वही नाम था, है ना। सारा इंतजाम वहां पर था, 3 मिनट में ही काम कर दिए हैं। अब आइए क्यों ही कहें, जैसे समझो पटना के अगर अस्पताल की बात करें, बिहार के अस्पताल की बात करें, तो पता नहीं 3 घंटा में भी सब तैयारी नहीं हो पाता। ऐसा हालत बिहार का कि अगर 3 घंटा भी बीत जाता ना तैयो अस्पताल में नहीं जाता, वहां तो बताइए 3 मिनट में पहुंचा दिए हैं। दिल्ली में इतना अच्छा व्यवस्था है, सरकार जहां वहां इतना व्यवस्था है, बिहार के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है।
दिल का दौरा पड़े, 3 घंटा जाकर अस्पताल में पर्ची कटा होता, तला पता चला पेशेंट की कहानी खत्म। समझ रहा, सभी डॉक्टर है ना सब तरह के औजार लेकर वहां तैयार थे। जब दिनकर जी के लेके गया ना तो सब तरह के औजार लेके तैयार थे, लेकिन हाँ दिनकर जी हार्ट फिर कभी जिंदा हो ही नहीं पाया और निधन हो गया उनका। तीनों पहुंचा तो दिए, लेकिन उस समय फिर उनका क्या हो गया, निधन। और उसी रात उनका निधन हो गया। कहते बस वो कहना चाहते हैं कि और बताओ तो दिल्ली में इतना अच्छा व्यवस्था है, अब बिहार में कहा है जो 3 मिनट में डायरेक्ट अस्पताल में, अगर आदमी के घर है 3 मिनट में अस्पताल बगल में है। दिल्ली में, पटना में ऐसा कहीं नहीं है, 3 घंटा लगेगा तो ये अस्पताल में नहीं पहुंच पाएगा। अस्पताल में पहुंच जाए तो पता चला डॉक्टर ही नहीं है। समझ रहा, ये कौन कह रहे हैं, दिनकर जी बात कर रहे हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कहा गया, वो लोग ध्यान से सुनो जरा। एक बार सभी लोग जरा कमेंट भी कर देगा वो कैसा आप लोगों को सेशन लग रहा है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपको हम कंफर्म करके देते हैं कि यहां पढ़ने के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, पूरा सब्जेक्ट होता है। नहीं, आपको कहीं कुछ पढ़े का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर इस चैनल पे आप पढ़ लिए हैं ना तो एकदम कंफर्म रहिए कि एक बाद कोई चैनल आपको देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, चलिए था आ जाइए। आज लगता है हमारे 2 मित्र है ना, आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कमी, कितनी कमी है। आज हमको महसूस हो रहा है कि हमारे 2 मित्र नहीं है। 2 मित्रों की कितनी कमी है। 2 मित्र कौन कौन, एक मित्र तो समझ में आया कि एक तो दिनकर जी चले गए हैं। दिनकर जी बड़ी अच्छा कविता लिखते थे, कविता। दिनकर जी कृष्ण की चेतावनी आप लोग पढ़े हैं है ना, अरे क्या कहते हो, महाभारत में आप पढ़े होंगे, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। दिनकर जी बड़ी अच्छा कविता लिखते थे। नहीं तो कविता बहुत अच्छा लिखते थे। और बेनीपुरी जी जो थे ना वो बहुत अच्छा, क्या उनके बारे में कहा जाए, लेखनी, उनका जो लिखते थे ना, ये कविता था, इनको लिखे के, बेनीपुरी जी को लिखे के बड़ी शौक था, बड़ी अच्छा लिखते थे। कोई बात को इतना जबरदस्त तरीका से लिख देते थे ना कि पढ़ के रोआ खड़ी हो जाता था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के लिखल बहुत हम क्रांतिकारी तरीका से लिखते थे। कोई चीज को लिख दिया, पढ़ते पढ़ते डूब जाता था ओकरा में, इतना अच्छा से लिखते थे। तो उनको कहना था कि आज लगता है हमारे 2 मित्र की, उनको 2 मित्र की कमी हो रहा है। कौन कौन बोलो, दिनकर जी और बेनीपुरी जी के। कहे कि आज भाई बेनीपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज के इस सभा का वर्णन हुआ देते, एक एक शब्द में अंगार होता। कहते कि अगर आज बेनीपुरी जी अगर होते ना, बेनीपुरी जी, तो आज जो हम लोग यहां सभा कर रहे हैं, आज जो हम लोग जनसभा लगा है, जनता का जो सभा लगा है ना, इस सभा के एक एक वर्ड का इतना अच्छा वर्णन करते ना बेनीपुरी जी, इतना अच्छा वर्णन करते ना कि अंदर उसके प्रत्येक वर्ड में अंगार मतलब आग भर देते, उसके प्रत्येक वर्ड में अंगार होता, अंगार का एक मतलब आग होता। इतना अच्छा से वर्णन करते कौन, बेनीपुरी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेनीपुरी जी हमारे बीच नहीं है, उनका भी है ना निधन हो गया था। आज दिनकर जी जो कविता लिखते, दिनकर जी कविता लिखते थे, तो दिनकर जी अगर कविता लिखते ना, वह है ना नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाता। और अगर दिनकर जी रहते ना तो इतना जबरदस्त कविता लिखते कि इस नवीन है ना क्रांति का, जो नया हम लोग क्रांति कर रहे हैं, उसका एक अमर साहित्य बन जाता। लोग है ना हजारों वर्षों तक उनको पढ़ते, जब तक इस सृष्टि रहता तब तक दिनकर जी को उस कविता को लोग पढ़ता। नहीं, आज जो सभा हो रहा है इसके बारे में अगर वो लिखते कविता तब। लेकिन यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यह हमारे लिए क्या है, लेकिन यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज दोनों ही नहीं है। आज दोनों कौन कौन बोलो, आज दोनों कौन कौन, नहीं तो दिनकर जी हैं और नहीं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है। कहते हैं कि आज हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे 2 मित्र नहीं है। अगर बेनीपुरी जी होते तो इस एक एक लाइन को जो हम बोल रहे हैं ना, इस एक एक लाइन को इतना अच्छा से वर्णन करते कि उसके हर एक शब्द में, हर एक लिखे गए शब्द में अंगार होता, आग होता। और अगर दिनकर जी होते तो इस पूरे सभा को एक कविता के तौर पे इतना अच्छा से लिखते ना कि वो एक अमर नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाता, एक अमर हो जाता। करके मतलब वो आपको है ना क्या कहें, जन्मों जन्मों तक लोग इस क्रांति को याद रखते कि दिनकर जी ना क्या कविता लिखे हैं। लेकिन हाँ दुर्भाग्य है कि न ही दिनकर जी हैं और न ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात कौन बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। तो मित्रों मैं तो थक गया हूं, कहते हैं कि देखिए मित्रों मैं तो थक गया हूं। थक गया हूं कहने का मतलब ये है कि जब हम बुजुर्ग हो गए हैं,
थक गए, मैं देखो जी बुजुर्ग हो गए, मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आई है। आज एक बहुत भारी, इसलिए जिम्मेवारी कर रहे हैं काहे कि उनको उसका नेतृत्व दिया गया है, नेता बना बल गया, मुख्य आदमी बना बल गया। मुख्य आदमी को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, जो किसी भी चीज को संचालन करना है ना, और मुख्य व्यक्ति अगर एक्टिव नहीं है ना, एक्टिव नहीं है तो कभी सफल नहीं हो पाता है। मुख्य व्यक्ति को सबसे ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। नहीं, क्रिकेट है तो क्रिकेट में सबसे मुख्य व्यक्ति होता है कोच। कोच एक्टिव नहीं हो, अपने 12 बजे तो सुतले छुछुंदरा, बताओ तो खिलाड़ी को जी का खाक प्रैक्टिस करेगा, खाक नहीं जीतेगा। तो मुख्य जो व्यक्ति होता है उसका एक्टिव होना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अब है ना, मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आई हुई है, और मैंने इस जिम्मेवारी को अपनी तरफ से है ना मांग करके नहीं ली। हम ही नहीं कह रहे थे कि हमारा नेतृत्व दे दो, छात्र आंदोलन का हम नहीं मांगे नहीं थे, है ना। तरुण मतलब होता है युवा, है ना। युवाओं, जो युवा लोग है, छात्र से बराबर कहता रहा हूं, कहा कि हम छात्रों से बराबर कहते रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम बूढ़ा हो गए, जो युवा लोग हैं, छात्र है, और हम बराबर ऐसा कहते रहे कि देखो हम बूढ़ा हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, अरे हमारी पीढ़ी बीत गया है, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश के भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। ये बोल रहे हैं कोची, इनको कहना है ना कि देखो हम तो थक गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधा पर हमारा आ गया, हम है ना। और ये जिम्मेवारी हम अपने से नहीं लिए हैं, हम तो बार बार इसको ना कह रहे थे कि नहीं हमारा ये जिम्मेवारी मत दो, हमको नेतृत्व मत दो, हमको मत दो। हम युवाओं से, छात्रों से बराबर कहते रहे कि देखो हम बूढ़ा गए हैं, हम बूढ़ा हो गए हैं, हमारी सलाह ले लो। हमको सलाह देते हैं जो मान लो, है ना। हम दूसरी पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी बीत गया है, तुम लोग नए, है ना, तुम क्या हो, नई पीढ़ी के लोग हो, है ना। तुम क्या हो, आप नई पीढ़ी को हो, लोग हो। देश का भविष्य आपके हाथों में है ना। देश का भविष्य आपके हाथों में, उत्साह आपके अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, जवानी आपके अंदर है। आप नेता बनिए, आपको सलाह हम देंगे। न्यू जनरेशन तुम हो, आप बलवान हो, है ना। आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आप नेता बनिए, तुम नेता बनो, सलाह हम देंगे। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हम युवाओं से, छात्रों से कहें कि हमारा दायित्व मत दो, हम बूढ़ा हो गए, और तुम लोग देश का भविष्य हो यार, तुम लोग नेता बनो ना, हम तुमको सलाह देंगे। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हम लोग इन लोग से बोले थे, छात्र सबसे बोले थे कि हमारा कहला में घसीट रहा, हम तुम लोग की सलाह देते, तुम ही नेता बनो। लेकिन 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 तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तब है ना, जो छात्र लोग था ना, ये छात्र लोग बहुत बढ़िया किया है, तब जाके हम नेतृत्व लिया। अपने मन से हम नेतृत्व नहीं लिए हैं। हम तो कह रहे थे कि हम बुढ़ा गए हैं, हम थोड़ा सलाह देते हैं, तुम लोग नया जनरेशन हो, खून अंदर नया है, तुम लोग के पास जवानी, जोश, तुम लोग नेता बनो, हम सलाह देते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा, छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, छात्र आंदोलन का कहीं हम नेतृत्व कर रहे हैं। ये कौन बात बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण इस बात को बोल रहे हैं, जनता को कह रहे हैं, सामने जो जनता बैठी हुई है उस जनता को ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ रहा? आगे आ जाते हैं, आ जाइए। आगे कहा गया हुआ कि मैंने टालता रहा, हम कहते रहे कि नहीं नहीं हमारा नेतृत्व नहीं करना, मैंने टालता रहा, लेकिन अंत में बेलोर जाते समय मैंने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब बेलोर अस्पताल में जा रहे थे तो हमारा लगा कि अब ज्यादा दिन हमारा पास बचल नहीं है, लो ना जनता के लिए कुछ कर देते हैं, तब जाके हम अंतिम में स्वीकार किए हैं, इस बात को स्वीकार किए हैं कि हाँ ठीक है, हम नेता बनेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। स्वीकार किया। छात्रों से आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। आप लोग से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम नाम के लिए नेता नहीं बन रहे हैं, हम नेतृत्व मतलब नेता नेतृत्व करता, हम नेतृत्व जो कर रहे हैं उन नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है ना। मुझे सामने खड़ी करके पीछे से मुझे कोई सलाह दे कि मुझे क्या करनी है, तो इस नेतृत्व को मैं कल ही छोड़ दूंगा, छोड़ना चाहूंगा। कहे कि अगर हम नेता है ना और हमारा कोई पीछे से कहता है कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, हम किसी को बात मानने वाले नहीं है। अरे नेता का मतलब होता है कि अपने दिमाग से चले, और हमारा पास इतना दिमाग है कि हम खुद से चलावेंगे। अगर कल हो के आज हमको नेता बनाया है, कल हो के अगर कोई ये कहेगा ना
कि देखिए हम जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे खाली आप बोलते जाइए, तो हम करने वाले नहीं है। पीछे खड़ी होकर अगर कोई कहेगा कि आपको ये करनी है ना, मुझे सामने खड़ी करके और पीछे से मुझे कोई ये सलाह दे कि मुझे क्या करनी है, तो इस नेतृत्व को मैं कल ही छोड़ दूंगा, इस नेतृत्व को हम छोड़ देंगे। मैं सबकी सलाह लूंगा, ये नहीं करेंगे हम सबकी बात नहीं मानेंगे, हम सबके सलाह लेंगे। तालियां हमको नहीं चाहिए। जब ये बात बोले ना कि देखिए पीछे रह के अगर कोई बात कहेगा ना, पीछे वाला बात हमने जो कहे रहेगा हम सामने सामने बात करेंगे, पीछे वाला किसी की हम बात मानने वाले नहीं है। तो खूब ताली बजना शुरू हो गया, सब लोग पूरा ताली बजाने लगा। कहे कि हमको तालियां नहीं चाहिए, हम सबके सलाह मानेंगे, हम सोचेंगे कुछ सही है आपके लिए कि गलत है, आपकी परेशानियों को सुनेंगे, आपको क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है, इस बात को हम सुनेंगे। हमको ताली नहीं चाहिए, हम आपके सलाह सुनेंगे, हम आपके सलाह सुने, हम नेता बने, हम सलाह आपको सुनेंगे। आपके परेशानियों को हाँ वह कहिए, मैं उसे सुनूंगा, लेकिन हम आपके है ना जो परेशानी है उसको सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जो अंतिम फैसला करेंगे है ना मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना ही होगा, और जो हम फैसला करेंगे ना वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप हमको नेता बनाए हैं तब हमरा पर विश्वास कीजिए, हम पीछे किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये कहना चाहते हैं कि पीछे खड़ी होकर अगर हमको आप नेता बनाए हैं, अब पीछे खड़ी होकर सरकार ये कहे कि नहीं देखो जयप्रकाश नारायण जो एक नेतृत्व को तुम बंद कर दो, है ना, सरकार के विरोध जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है इसको बंद कर दो, हम माने उनेंगे नहीं किसी के। हम आपके परेशानी सुनने के लिए आए हैं, हम आपके नेता हैं, हम आपके लिए नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम आपके परेशानियों को सुनेंगे। पीछे कोई कुछ कहते रहे, सरकार अगर हमरा गोलियों मरवा देता है, जेल में भी बंद कर देता है, तैयो हम आंदोलन नहीं रोकेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। कहे कि इसलिए हम नेतृत्व किए हैं। हम तो कह रहे थे कि हम बुढ़ा गए हैं, हम बूढ़ा हो गए हैं, हमको नेतृत्व नहीं करना है। नहीं, तुम लोग जवान हो, तुम लोग के अंदर खून है, नया खून है, न्यू जनरेशन हो, है ना, तुम लोग के अंदर ज्यादा उमंग है, तुम लोग नेता बनो। हम सलाह देते हैं लेकिन हमको बना दिया सब आगे। नहीं, आपको सलाह देने से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। और अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, पीछे से आके हमारा कोई कहता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना, सरकार कहती है कि तुमको रोकना है, तो हम किसी को बात नहीं सुनेंगे, हम आपके परेशानियों को सुनेंगे। सर हम किसी के पीछे किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपकी परेशानी को सुनेंगे। इसमें ताली बजता था, कहा कि मुझको ताली हमको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि जो हम फैसला करेंगे ना वो मानना होगा, आपको एकदम मानना ही होगा जो हम फैसला करेंगे। समझ आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण सुबह से सबके बड़ी आलोचना किए हैं, गांधी जी तक की आलोचना की है, गांधी जी, नेहरू जी की आलोचना किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, सबके जो जो गलत काम किया है ना देश में, सभ्य की आलोचना की है, सबकी आलोचना की है, सबके। इंदिरा गांधी को तो देखिए कर ही रहे हैं। नहीं, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है कहे कि अगर हम सबके बातें मानने लगे, हम नेतृत्व की यहाँ सरकार हमारा कहे कि इसको रोक दो, हम रोक देंगे, तो उसका फिर नेतृत्व का क्या मतलब हुआ? इस आंदोलन का कोई अर्थ होगा? मान लीजिए आप अपने गांव में मुखिया के विरुद्ध आप आंदोलन कर देते हैं, नहीं, और एक नेता बनाते हैं, हमारा नेता बना दिए कि सर चलिए आप, और हम कोशिश करते हैं कि आप शहर में एसडीएम डीएम के खिलाफ हम मोर्चा निकालेंगे। आप डीएम साहब हमारा बुला लिए, कहे कि देखो जी तुमको हम इतना पैसा दे देते हैं, तुम आंदोलन में रुकवा दो। अब बताओ तो उस आंदोलन का कोई महत्व रहेगा? समझ रहे? उस आंदोलन इसीलिए कह रहे हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपकी हम परेशानी सुनेंगे, लेकिन जो हम फैसला लेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। और अगर हम किसी के फैसला पीछे सुनने लगे तो बताइए इस नेतृत्व का कोई मतलब रह जाएगा? सरकार कहेगी जी हम मान लेंगे, कोई है ना, हम जो कहते हैं सरकार के मानने पड़ेगा। अगर हम अनुचित कहेंगे तब हम उचित बात बोल रहे हैं। महंगाई कम करो, बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ। खाली गरीबी हटाओ के नारा देने से थोड़े हो जाएगा। सबको रोजगार दो, नौकरी दो। युवा लोग भटकल चल रहा, उसका भविष्य खतरे में है। खाली तुम कह दो कि नहीं हम दे देंगे तो हो जाएगा? तुम दे के तो दिखाओ, हम 4 साल रुकते हैं, लो हम 4 साल आंदोलन करते हैं, तुम 4 साल में दो नौकरी। कहने वास्तव में रहा, कहने से काम नहीं चलेगा, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। इस नेतृत्व का कोई, अगर हम बात सुनने लगे तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं, कभी नहीं होगी। अगर हम सरकार की बात मान लेंगे तो सफल होवे नहीं करेगा। तो आपस के झगड़ों में, बहस में पता नहीं है ना हम किधर बिखर जाएं और इस क्रांति का क्या नतीजा। अगर हम इसे मान लेना और आपस में भी नहीं लड़ना, ध्यान रखना है कि अपने में भी सब अब आपको लड़ना नहीं है, सरकार के विरुद्ध केवल लड़ना है, आप आपस में नहीं लड़ना है कि इतना भीड़ में हमारे पैर दब गया है तो दबा देने हमारे पैर, रुक
अब दब गया तो दब गया, इतना भीड़ में आपस में भी नहीं लड़ना है, नहीं तो आपसे सब आपसे में लड़ जाओगे तो इस नेतृत्व का क्या फायदा रहेगा, आपसे में सब बिखर जाओगे, इस क्रांति का क्या नतीजा निकलेगा, कोई नतीजे नहीं निकलेगा। समझ आ रहा? जयप्रकाश नारायण सब जनता को कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो हुआ कहा था बिहार विद्यापीठ में, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बात करें, जो अमेरिका गए थे ना पढ़ने के लिए, उसके बारे में करें। देखिए कुछ बात बताते हैं और उसमें उनकी बुराई क्या होता है। कहा गया है कि बिहार विद्यापीठ में मैंने आईएससी की, बताइए पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण साहब जो थे वो आईएससी कहां से किए थे? बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से। आईएससी कहां से किए थे? वो बिहार विद्यापीठ से। और बाद में कहें कि बाद में जब हाई स्कूल में थे, है ना, जब आईएससी कहां से किए? बिहार विद्यापीठ से। जब हाई स्कूल में थे तो मैंने स्वामी सत्यदेव, ध्यान से सुना हुआ, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका, हाँ भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। उनको कहना था कि देखिए हम पहले घर में अपना पढ़ाई किए, फिर बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास किए, अब बाद में जब हाई स्कूल में थे ना तो वहां पर स्वामी सत्यदेव, एक नाम आ रहा देखो वो स्वामी सत्यदेव, किनको से? अमेरिका के बारे में किनको से सुने हैं? स्वामी सत्यदेव। ऑब्जेक्टिव में देता है कि बताइए जयप्रकाश नारायण अमेरिका के बारे में किसे सुने? स्वामी सत्यदेव से भाषण में सुना था अमेरिका के बारे में। हाँ, इसके बाद कहते क्या सुना था? मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, ये सुना था, उनको से ही सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़का पढ़ सकता है ना। अमेरिका में किनको से? स्वामी सत्यदेव उनको बताए थे, मतलब बताए थे, भाषण दे रहे थे, ओकरा में कहते कि अगर अमेरिका कोई के पढ़ना है ना तो वहां जाके पढ़ सकते हो, मजदूरी, वहां स्टूडेंट मजदूरी करता है और उसके बाद आराम से वहां पढ़ सकता है, पैसा तौर से पढ़ सकते हो। मेरी इच्छा थी आगे पढ़ने की, मुझे इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ जाऊं, इसलिए अमेरिका चला गया। उनको लगा ना कि देखो अमेरिका गए थे कब? 1922 में आंदोलन में छोड़कर चल गए थे, तब बीच में 1922 में असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 से 1922। तो कहे कि अब लगा कि आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन में 1922 में अब उतना ज्यादा आंदोलन के कोई नहीं था, तो 1922 में ही हम चल गए थे अमेरिका कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चूंकि उनका शिक्षा छूट गया था तो अमेरिका चला गया। इसीलिए कुछ लोग जो है मुझे अमेरिका के दलाल कहते हैं। तो बताइए अमेरिका के दलाल कुछ लोग कहता है कि अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए, आंदोलन असहयोग आंदोलन को छोड़ के बीच में और अमेरिका पढ़े चल गए थे, इस कारण से उनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। तो बताइए अमेरिका के दलाल किनको कहा जाता है? अमेरिका के दलाल किनको? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी एक लाइन लिखा गया है, अमेरिका के दलाल कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। आगे आ जाइए, अब क्या कहा गया हुआ ध्यान से समझना इस लाइन को। मैं कोई धनी नहीं हूं, अमेरिका के बारे में कहा कि जब हम वहां गए थे ना तो हम कोई धनी नहीं थे, हमारे पिताजी बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, हम कोई धनी नहीं थे, मैं कोई धनी नहीं हूं, है ना मित्रों। अमेरिका में बागों में मैंने काम किया है, कारखानों में मैंने काम किया है, लोहा के कारखाना जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में छुट्टी होता था तो छुट्टियों में काम करने, है ना, काम करके, है ना, इतना कमा लेते थे कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पका सकते थे। जब छुट्टी होता था ना तो छुट्टी के बाद हम कमा लेते थे, है ना, 3-4 विद्यार्थी मिलकर रहते थे, कुछ कमा के कुछ खाना ना पका लेते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। उनको कहना कि जब अमेरिका में कितना गरीबी से रहे, कि अमेरिका में जाकर ऐसे मौज नहीं किए हैं, बहुत गरीबी से रहे हैं, कहां ना काम किए हैं। एक कोठरी में कई लोग हम लोग रहते, कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचाते थे, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, फीस के लिए रुपया बचाते थे, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल हो या बर्तन धोया या वेटर का काम किया तो शाम को उनको रात और दिन का भोजन मिल जाता था। जब रेस्टोरेंट होटल इस समय बर्तन धो देते थे ना तो उसको शाम और सुबह का उनको भोजन वहां पर मिल जाता था। इसीलिए लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए कि क्या ये लोग मेरे इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, सरकार के बारे में करिए कि ये लोग नहीं जानते और फिर भी मुझे गाली देते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में जितना थे सब लोग इनका बड़ी विरोध किया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। किनका? जयप्रकाश नारायण का। चूंकि इंदिरा गांधी के सरकार के विरोध कर रहे थे, बहुत गाली सब लोग देता था, पूरा नेता मिल के सब गाली देता था। कहते थे कि उखनी का जानकारी नहीं कि हम अमेरिका में जाके कैसे पढ़े थे, कैसे रह के, कैसे मजदूरी करके हम पढ़े थे, उन लोग की जानकारी, फिर भी हमको गाली देता है। लोग कहता है कि तुम अमेरिका के दलाल हो, हम अमेरिका में जाके ऐसे समझ किए हैं, वहां शिक्षा ग्रहण किए हैं,
समझ रहा? ये कौन बता रहे हैं? अपने शिक्षा के बारे में कौन बता रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जनता से बात कर रहे हैं। करेक्ट, कष्ट में हम भी रहे हैं। 1924 में लेनिन मरे थे। करीब 1924 में लेनिन जो है ना, लेनिन की मृत्यु हो गया था। और मैं मार्क्सवादी 1924 में हुआ, लेनिन की मृत्यु हुआ और वो मार्क्सवादी, मैं मार्क्सवादी बन गया। और उस दिन तक जो भी मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोग जितना भी विद्यार्थी मिलकर वहां पढ़ते थे सब रट गए थे, सब पढ़ गए थे, चटनी कर गए थे। मार्क्सवादी के किताब जो भी लेनिन का छपा था ना अंग्रेजी में, उस सब के सब हम लोग पढ़ गए थे। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश। तो बताइए, जयप्रकाश नारायण में लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ध्यान देना, लेनिन की मृत्यु ऑब्जेक्टिव में देता है 1924 में। और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। 1924 में लेनिन मरे थे और मैं मार्क्सवादी बन गया था। समझ रहा? और उस दिन तक जो भी मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोग सब पढ़ डाला। वहीं पर मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जो है ना, मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, उसका अर्थ होता है क्रांतिकारी वाला अर्थ होता है। मार्क्सवादी क्रांतिकारी लोग। आप अभी नॉर्मली समझ लीजिए, कोई साइकोलॉजिकल क्लास तो हम ले नहीं रहे कि मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट के मतलब समझाते हैं। अभी ध्यान रखिए, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट के मतलब होता क्या है? कौची? तो ऐसे करोगे, क्रांतिकारी। समझा? क्रांतिकारी वाला जो भी किताब छपा था ना, वह जब अमेरिका में थे ना, तो उस समय सब पढ़ गए थे। जब अमेरिका में हम गए थे 1924 में, लेनिन मरे थे और उससे हम मार्क्सवादी बन गए। पूरा जितना अंग्रेजी में किताब था सब रट गए थे, सब पढ़ गए थे। क्लियर है? यहां तक में वही मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट के मतलब होता कि क्रांतिकारी। लेकिन जब वहां से लौट के आए ना, देखो हुआ जब अमेरिका से लौटकर भारत 1929 में, है ना, 1929 की कहानी याद है? इसको हम कवि परिचय में बताए थे, कई परिचय में बात बताए थे कि 1929 में वहां से लौट के आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे। और जब अमेरिका से लौटकर भारत आया तो मैं घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। कम्युनिस्ट, घोर कम्युनिस्ट मतलब मार्क्सवादी, पूरा एकदम मतलब क्रांतिकारी बनकर हम लौटे थे, पूरा क्रांतिकारी दम थे। लेकिन मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। फिर भी हम जाके कांग्रेस में शामिल हुए, हम कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि उससे पूरी तरह से कम्युनिस्ट बनल थे, क्रांतिकारी बनल थे। नहीं, फिर भी कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए। कम्युनिस्ट में देखिए, क्योंकि जो लेनिन से सीखा था वह यह था कि जो देश गुलाम है वह कम्युनिस्ट को आजादी के लड़ाई में से दूर नहीं रहनी चाहिए। काहे हम जब हम 1929 में अमेरिका से लौट के आए तो हमारा पास दो ऑप्शन था। हम पहले से कम्युनिस्ट बनल थे, मार्क्सवादी बनल थे, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी में जाके शामिल होना चाहिए था। लेकिन हम गांधी जी के जो है ना कांग्रेस पार्टी में हम शामिल इसलिए हुए, काहे कि कम्युनिस्ट हम इसलिए शामिल नहीं हुए ताकि लेनिन जो सिखाया था वो ये कहा था कि अगर कोई देश गुलाम है ना तो वहां के जितना भी कम्युनिस्ट है ना सबको लड़ाई में आजादी के लड़ाई में भाग लेनी चाहिए, आजादी की लड़ाई से दूर नहीं रहनी चाहिए। जितना व्यक्ति है उस सबको अपने देश को आजाद करने के लिए उस आजादी की लड़ाई में सबको भाग लेनी चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट मन उसमें आजादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लेता था। तो हम कह के हम इसी थोड़े रहेंगे, हम तो क्रांतिकारी हैं, इसलिए हम कहां जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे। इसलिए जाके कांग्रेस में बताइए लौटे थे कम्युनिस्ट बन के मार्क्सवादी, लेकिन कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए। कम्युनिस्ट के लोग इनर्ट हो गया था शिथिल एकदम है, तरीके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे, हमारा लड़े से कुछ होगा, जैसे कम्युनिस्ट या और कांग्रेस में जाके नहीं लड़ना है, देश आजाद करवाना है, इसलिए हम जाके कांग्रेस में शामिल हुए थे। सर वहां से लौट के आए थे तो कांग्रेस में जाके शामिल हुए। और लेनिन क्या कहता? लेनिन ये कहता है ना कि अगर हम लेनिन के प्रभाव में थे ना, लेनिन के किताब हम पढ़े थे, हम बनल थे, पूरा लेनिन जैसा हमको बर्ताव हो गया था। और लेनिन ये कहता था कि यदि कोई देश गुलाम है ना तो वहां के जो भी जनता रहेगा, चाहे कम्युनिस्ट ना कहे हो, उस सबको देश के आजादी में सबको भाग लेना चाहिए, देश का आजादी की लड़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट लोग भागे नहीं लेता था, इसलिए हम कहां चल गए? कांग्रेस में जाके शामिल हुए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं बुआ, ध्यान दो। चलिए ये भाषण है, कोई कहानी तो है नहीं, भाषण है, तो जो भाषण दिए वही ना पढ़ पाएंगे। आगे ये बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सभी लोग प्रेम से मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एवं इनके पार्टी के लोग मुझे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का सबक सिखाते हैं। बड़ी सारा लोग हमारा से मिलता, बहुत दोस्त लोग मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं सब लोग। लेकिन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है और उसके पार्टी के लोग हमको लोकतंत्र सिखाता, हमको लोकतंत्र बताओ तो हमारा लोकतंत्र सिखाता, हम नहीं जानते हैं लोकतंत्र, हमारा सिखाता। बताओ तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, कहां जनता का शासन है? जनता पर तुम अत्याचार करो, हमारा लोकतंत्र तुम सिखाओगे?
ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मिलता है और इंदिरा गांधी जब मिलती है और पार्टी के लोग जब मिलता है तो हमको डेमोक्रेसी सिखाता, हमको लोकतंत्र सिखाता। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है मुझे लोकतंत्र की शिक्षा देने का, कोई अधिकार नहीं है। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, है ना। जो हम यहाँ जुलूस, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, छात्र आंदोलन हो रहा है, उस शांतिमय हो रहा है, किसी को नुकसान कोई नहीं है। अभी देख रहा है हाल ही में नेपाल में कुछ हो गया, सब सरकार पलट दिया। बांग्लादेश में कुछ, सब युवा लोग पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितना मंत्रिमंडल सबको दौड़ा दौड़ा खूब मारा, सब रोज संसद में आग लगा दिया। तो शांतिपूर्ण जुलूस नहीं था, लेकिन जो हम जुलूस कर रहे हैं, जो हम सभा निकाले, वो शांतिपूर्ण है। लगता था वो लोग हमारा लोकतंत्र की शिक्षा देता। बताइए तो इनकी हरकत देखिए, हरकत कैसा, शांति में जो प्रदर्शन हो रहा है, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग बस से आ रहे हैं, कहीं रेलगाड़ी से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर आ रहा है, डीजल अपने पैसा से खरीद के आ रहा है, आ रहे हैं। जहां तहां रोका है इनको, कह रहे कि बताइए ये लोग जो है ना, ये लोग जो है कांग्रेस की सरकार जो है, इंदिरा गांधी की सरकार जो है, ये हमरा से बड़ी लोग आता है मिले, प्रेम से मिलता है साथी लोग। जब प्रधानमंत्री इनका पार्टी आता है तो हमारा लोकतंत्र सिखा। बताइए तो इन लोगों को लोकतंत्र सिखाने का हमारा हक है। बताइए तो पार्टी में है ना, प्रदेश के कितना छात्र छात्र से कोना कोना से छात्र आ रहा है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, बस से आ रहा है, ट्रक भाड़ा पर लेकर अपना डीजल खर्चा करके सब लोग आ रहा है। और जहां तहां है ना रोका है इनको। और इस सरकार के लोग जो है ना, सरकार के लोग है, सिपाही, जहां तहां सबको रोका है, मारा है, पीटा है, रोका है, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, सरकार को शर्म नहीं आ रही। बताओ, शांतिपूर्ण कर रहे हैं आंदोलन, शांतिपूर्ण इस आंदोलन में छात्रों को सब लोग रोक रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, जेल भेज रहा है सब लोगों को। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा। हमको डेमोक्रेसी सिखाता है और डेमोक्रेसी की बात करता है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार नहीं है क्या? जनता का अधिकार नहीं है कि जहां शांतिपूर्ण सभा, जहां चाहे वहां शांतिपूर्ण सभा कर पाए। हम कोई तोड़फोड़ थोड़े करवा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ थोड़े कर, शांतिपूर्ण सभा में लोग देखो तो इतना देश देश से जनता आ रहा है, सब कहां कहां से जनता, सबको मारपीट कर रहा है, जेल में बंद कर दे रहा है सबको। बताओ, सबको उधर रोक, रास्ते में रोक ले रहा है। बताइए, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमको अधिकार ऐसा है ना, इनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे तो दूसरी बात, हिंसा करेगा तब ना देश में शांतिपूर्ण। अगर हमको अधिकार नहीं मिल रहा, सरकार हमको अधिकार नहीं दे रही, हम सभा करेंगे। इन लोगों को बताओ तो मारपीट कर रहा है, इन लोगों को शर्म नहीं आती, हमको डेमोक्रेसी सिखा रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। समझ रहा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बुआ। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आते हैं। आगे लिखा गया है कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी, हमको से जयप्रकाश नारायण यहां पर है, यहां एक पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि बड़े उच्च अधिकारी ने कहा कि बड़े उच्च अधिकारी, एक और उच्च अधिकारी जयप्रकाश नारायण से कहा कि एक और बड़ा उच्च अधिकारी है ना, वो है ना, उनको से मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है, उनको है ना, इनको से दीक्षित जी कह रहे थे, दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जब जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। बताइए, एक बड़े अधिकारी के मुंह से, एक बड़े अधिकारी के मुंह से जयप्रकाश नारायण जी को सुनने के लिए क्या मिला है कि अगर दीक्षित जी जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या कह रहे हैं? दीक्षित जी जयप्रकाश नारायण के बारे में कह रहे हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। का है, ऐसा क्यों बोले हैं? बताइए, ऐसा क्यों? दीक्षित जी ऐसा क्यों बोले हैं? एक बड़े अधिकारी से दीक्षित जी ऐसा क्यों बोले हैं? बड़े सिपाही से, बड़े पुलिस अधिकारी से ऐसा? चूंकि उस समय बताओ पूरे देश से जनता आ रहा था, पूरे देश से जनता, एकदम आक्रोशित जनता था सरकार के प्रति। तब जाके जयप्रकाश नारायण शांत किए कि नहीं, इतना आक्रोश मत करो, आक्रोश नहीं करना है, शांतिपूर्वक करना है। नहीं तो बताइए, बिहार में जो आंदोलन हुआ था, ये बिहार जल गया होता, जनता लोग तोड़ फोड़ करके पूरे बिहार को तहस नहस कर देता। ये तो जयप्रकाश नारायण थे जो पूरे भीड़ को संभाल के रखे। नहीं तो ये बात कौन बोले हैं? दीक्षित जी के मुंह से एक बड़े अधिकारी सुने हैं। दीक्षित जी एक बड़े अधिकारी, एक उच्च अधिकारी को कहते कौन चीज कि अगर
जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, बिहार जल जाता। कई बात समझ में रहा क्या? इतना ज्यादा आक्रोशित सब था सरकार के प्रति कि आप सोच नहीं सकते हैं। नहीं, इसलिए तो बताइए किनके कौन ही बात बोले हैं कि बिहार अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? कौन बोले ही बात? दीक्षित जी। कौन दे? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में यहां तक आया है? हाँ, वो देखिए आगे यह है कि उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। बताइए तो उनके नेतृत्व में कहे कि मतलब जयप्रकाश अपने बारे में कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में दीक्षित जी यहां तक बोले हैं कि अगर हम नहीं रहते ना तो बिहार जल गया होता। हमारे नेतृत्व में यह जो सभा होने वाली है, बताइए तो यह सभा होने वाली है, बताइए। और हम क्या करेंगे? जनता को हम भड़कावेंगे? सरकार के प्रति हम जनता को भड़कावेंगे नहीं, कह रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को रोकते हैं आप। क्यों लोगों को रोकते हैं? सरकार से करिए क्यों आप लोगों को रोक रहे हैं? आने से क्यों रोक रहे हैं? जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं। सरकार को करिए, आप जनता को क्यों रोक रहे हैं? जनता से घबराते हैं, तुम लोग जनता से घबराते हो। अरे जनता के तुम प्रतिनिधि हो, जनता तुमको चुना है सरकार चलाने के लिए। आपकी हिम्मत कि लोगों को ये करें, मतलब सरकार को कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत कि आप लोगों को पटना आने से रोक लें। आपको इतना हिम्मत है, ये बोल रहे हैं कि तोहनी के इतना, सरकार को कह रहे हैं कि तोहनी के इतना हिम्मत है कि तू जनता को पटना से रोक लेगा। यह पुलिस वालों का देश है, नहीं है ना? इतना हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक ले, है ना? उनकी राजधानी है या इनकी राजधानी है पटना, है ना? बिहार वासियों की क्या राजधानी है? यह पुलिस वालों का देश है, यहाँ पुलिस का शासन है ना, पुलिस भी है ना? यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। बताओ तो ये सरकार को कह रहे हैं कि बताओ तो उनके डूब के मर जाना चाहिए। बताओ तो ये जनता का देश है, पुलिस का देश है। जनता तुमको प्रतिनिधि बनाया है और तुम जनता को रोक रहे हो कि तुम पटना नहीं जाओ। तुमको से रुकने वाली है जनता? रुकने वाली तुमको से जनता नहीं है। नहीं, ये बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं, ये कहते हैं कि कैसी नीचता व्यवहार तुम लोग कर रहे हो। जनता को तो आने से रोकेगा, है ना? जनता को रोकेगा, ऊपर से मार भी रहा है, जेल में भी बंद कर रहा है, लाठी से मार रहा है, मारपीट कर रहा है। नहीं, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं कहेंगे कितना नीचता का व्यवहार है। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, कहता इतना हम कठोर नीचता जैसा शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन यह नीचता का ही व्यवहार है। हम नीचता जैसे इतना घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन नीचता का ही तुमको ही लगे यही बड़ा सही है। नीचता का ही व्यवहार है। अगर कोई देश, ध्यान से सुनो, अगर कोई देश का दुश्मन है, हमने के तो नहीं दुश्मन मान रहा है, जनता को दुश्मन मान रहे हो, सरकार को कह रहे हैं कि अगर कोई बउआ देश का दुश्मन है तो आप लोग दुश्मन है। सरकार को कहिए कि तुम लोग दुश्मन हो जो जनता को शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हो। जो शांतिपूर्वक यहां सभा चल रहा है उसमें तुम लोग बाधा डाल रहे हो, जनता को आने नहीं दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारियां करते हो, उन पर लाठियां चलाते हो, गोलियां चलाते हो। ये कैसी डेमोक्रेसी है? कैसी लोकतंत्र ही है? आप कहते हो कि लोकतंत्र हमरा सिखाता है कि तुम लोकतंत्र क्या है? कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। पूरा सरकार को बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। आगे आ जाइए मित्रों, एक बात यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे, हमरा पता है कि यहाँ पर डॉक्टर रहमान भाई। डॉक्टर रहमान कौन है? तो ये चूंकि बुजुर्ग हो गए हैं, इनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर रहमान। बताइए, पूछा जाए कि इनके स्वास्थ्य का, जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखते थे? डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने से मेरे हृदय पर कोई बुरा असर पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं, वो डॉक्टर हैं, उनको लग रहा होगा कि इतना हम तेजी में बोल रहे हैं, इतना एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं तो हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ेगा। हम ये बात समझते हैं, हम बात समझ। डॉक्टर रहमान यहाँ पर बैठे होंगे कहीं ना कहीं और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम गलती कर रहे हैं। हम ये बात समझते हैं, हम बात समझ रहे हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताएं कि उनका डॉक्टर का नाम क्या था? बताइए, डॉक्टर जी का नाम कोई था? डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान उनका देख रेख करते थे। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखिए। कुछ ऐसे मित्र हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मित्र है ना जो चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बारे में कहें, इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए, है ना? इंदिरा जी की बुराई कर रहे हैं तो कुछ मेल मिलाप हो जाए तो
तो फिर कुछ बोलेंगे, कुछ दोनों में मेल मिलाप हो जाए। तो मैं किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मेरा किसी, उनको कहना कि मेरा किसी व्यक्ति से, हम इंदिरा जी से झगड़ा थोड़े कर रहे हैं, हमको इंदिरा जी से झगड़ा नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई और हो, हमको उनको से मतलब नहीं है। हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत है, जो नीति गलत है, जो सिद्धांत गलत है, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे इंदिरा जी रहे चाहे कोई रहे। हमको इंदिरा जी से पर्सनली थोड़े हमको कोई झगड़ा है, हमको उनसे झगड़ा नहीं है, हमको उनको नीतियों से झगड़ा, उनके सिद्धांतों से झगड़ा, उनके कार्यों से झगड़ा है ना। जो कार्य गलत है, अच्छा किए हैं तो ठीक है, लेकिन जो कार्य गलत किए हैं, जो इनकी नीतियां गलत है, जो इनका सिद्धांत गलत है, उससे हमको दिक्कत है, उससे हमको झगड़ा, हमको इंदिरा जी से झगड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी को कुछ मिल जाना चाहिए। अरे हमारा इंदिरा जी से मिले से कुछ होगा, अगर उनको से मिल भी जाते हैं तो इंदिरा जी से हमारा झगड़ा नहीं है। आज भी जाते हैं तो चाय पानी हम लोग करवाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, वो भी आती है तो हम भी खाना खिलाते हैं, उनको से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमको उनको नीति से दिक्कत है, नहीं उनके सिद्धांतों से दिक्कत है, उनके कार्यों से दिक्कत है। जो गलत नीति है, जो है ना गलत कार्य है, उनका जो गलत सिद्धांत है, वो से हमको दिक्कत है। ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। हम लोग मिल जाए से क्या होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंदिरा जी से तुम कुछ मिल जाओ, मिल मिलाप कर लो, तो उनको मिले से हमारा कोची होगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर वो गलत काम करेंगे, कोई भी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी हो, जो गलती करेगा ना उसके विरोध हम खड़ी होवेंगे। जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण आगे कहते हैं कि हम केवल इनको से हमारा झगड़ा नहीं है, आगे देखिए कहते हैं कि जब हम आप लोग के तरह नौजवान थे, इंदिरा ये बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं, युवा पीढ़ी के, कि जब हम आप लोग के जैसे नौजवान थे ना, उस समय जवान थे, तब हम लोग बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू यह बात। अगर बापू कोई बात हमको कहते तो हम कहते थे कि बापू हम ये बात नहीं मानते हैं। गांधी जी के भी विरोध कर देते थे, बापू हम ये बात नहीं मानते हैं। और बापू इतना महत्ता थी, महानता, यहां पर महानता वर्ड है, और बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। वो हम कहते थे ना कि बापू हम आपकी बात नहीं मानते, आपकी बात गलत है। बापू मतलब महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी से भी लड़ जाते थे, उनको भी कहते थे कि बापू हम ये बात आपके नहीं मानते थे। तो बापू में इतना महानता था कि उस बात के बुरा नहीं मानते, तो समझाना चाहते थे हमको, और हम समझते भी थे और हमको समझाते भी थे, नहीं बुरा नहीं मानते थे। और फिर बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और हमें समझाते भी थे। नहीं कहते कि हमारा खाली इंदिरा गांधी से थोड़ी दिक्कत है, जो गलत किया है ना उस सबसे हमको दिक्कत था, हम सबके विरोध किए हैं। आगे देखिए, नहीं कुछ लोग नहीं कहता कि आप इंदिरा जी से मिल जाइए तो ठीक रहेगा। अरे कोची मिल जाए, खाक मिल जाए, हमारा इंदिरा जी से थोड़ी दिक्कत है, उनकी नीति से दिक्कत है, उनके कार्य से दिक्कत है, उनके सिद्धांत से दिक्कत है, जो गलती कर रहे हैं। हम तो बापू के भी कहते थे कि बापू नहीं, ये बात हम आपके नहीं मानेंगे, तो हम लोग प्रेम से समझाते थे, बुरा नहीं मानते थे। इंदिरा जी तो हमें बुरा मार रहे हैं, सब जनता के पिटवा रही हैं, छात्र लोग को मारपीट कर रही हैं, जेल में डाल रही हैं। नहीं आगे अब है जब कह रहे हैं कि हाँ जवाहरलाल नेहरू से भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक बड़े भाई थे। बताइए जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते थे? अपना बड़ा भाई, है ना। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को बड़ा भाई मानते थे। बड़ा भाई किनको मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि जयप्रकाश नारायण किनको अपने बड़े भाई के रूप में मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को। कहते कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता भी था, उनको भाई भी कहता था, और उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर था, बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा हमसे प्रेम भी करते थे। लेकिन उनके कटु आलोचना करता था, तो उन्होंने आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं, उनका जो गलत काम उनको से कुछ हुआ उनका आलोचना भी हम करते थे, लेकिन कभी जवाहरलाल नेहरू साहब भी कभी हमको बुरा नहीं माने, हमारे आलोचना से कभी बुरा नहीं माने नेहरू जी। फिर बाद में कहते हैं कि देखिए ध्यान से समझो, हुआ आगे बस खत्म होने वाला, ज्यादा बचल नहीं है, जल्दी में खत्म हो जाएगा। आइए कहता है इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है, इंदिरा जी से जो मतभेद है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो मतभेद था उससे कहीं ज्यादा है। हमको जवाहरलाल नेहरू से कम मतभेद था, हमारा इंदिरा जी से ज्यादा मतभेद है। कि जो काम कर रहे हैं इनको से हमको ज्यादा मतभेद है। इंदिरा गांधी सही में बहुत गलत काम किए थे, एक तानाशाह बन गए थे, गलत काम नहीं लेकिन तानाशाह हो गए थे बहुत ज्यादा। अमेरिका से भी नहीं सुनते थे, वो अपन बात चलाते थे, जो हम कहते हैं सही है। सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब गए थे ना, तब
जो कटघरा में खड़ी रहना तो वहां कुर्सी लगा के बैठ गए थे। तो इंदिरा जी की कहानी अलग है, कभी बाद में हमें हिस्ट्री में 12th के बाद जब पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री में उसको हम बता देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो ये कह रहे ना कि हमारा लोग कहता है कि इंदिरा गांधी से मिल जा रहे, हमारा खाली इंदिरा गांधी से थोड़ी दिक्कत है, जो गलत काम किया हम गांधी हो जिससे हमको दिक्कत हो गया था। जवाहरलाल नेहरू से भी हमको दिक्कत हो गया था, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू से हमको दिक्कत था ना, ये गांधी जी से जो दिक्कत हुआ था, उस समय जब उन लोगों को कहते थे तो बुरा नहीं मानते थे। इंदिरा जी तो बुरा मान गई हैं, छात्रों को पिटवा रही हैं, जेल भेजवा रही हैं, लाठी चलवा रही, गोली चलवा रही हैं। इंदिरा जी से हमको ज्यादा मतभेद है। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है वह जवाहरलाल नेहरू के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज्यादा, इंदिरा जी से ज्यादा हमको मतभेद है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बात करते, देखिए है ना, जवाहरलाल नेहरू जी से परराष्ट्र नीति के संबंध में अधिक मतभेद था। एक बड़ा है परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति का एक मतलब, पर मतलब दोसर, राष्ट्र मतलब देश, दोसर देश के प्रति जो जवाहरलाल नेहरू जी का नीति था ना, ओकरा से हमरा दिक्कत था। परराष्ट्र नीति के संबंध में अधिक मतभेद था। अपने देश में स्वराष्ट्र के मामले में अधिक मतभेद नहीं था। अपने राष्ट्र को कैसे चलाना है जवाहरलाल नेहरू बड़ी अच्छा से जानते थे, ओकरा में ज्यादा हमारा मतभेद नहीं था। लेकिन दोसर देश से कैसा संबंध रखना है ना, परराष्ट्र का जो उनका नीति था ओकरा से हमारा दिक्कत था। नहीं, जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे ना कि नहीं, सब देश आपस में भाई के जैसा मिलकर रहो, सबको भाई मानते थे, सबको। चीन को तो कहते थे कि चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई, भारत चीन भाई भाई कहते थे, भारत चीन भाई भाई दोनों ये, और चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि हमरा पर बड़ी सबसे प्रेम रखते थे, विदेश वाला से बड़ी ज्यादा प्रेम रखते थे, लेकिन उतना प्रेम रखे की जरूरत नहीं, सख्त होने की उनको जरूरत था नहीं। लेकिन बाद में कुछ हुआ, देखिए एक आ गया तिब्बत के मामले में मतभेद था, तिब्बत दोसर देश। चीन के मामले में हमारा मतभेद था, है ना, हंगरी के मामले में हमारा मतभेद था, विदेश के जो नीति था ना उससे हमारा मतभेद था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, हमको चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले, ये सबसे बड़ी दोस्ती रखते थे जवाहरलाल नेहरू। कहते थे कि अरे सब भाई अपना भाई है। लेकिन जब चीन ने धोखा दिया तो उस धोखा के कारण उनके हृदय को ऐसा चोट लगाना कि दोबारा 2 बरस में उछल बसे। जब सबको कहते चीनी भारत चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई करते थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चीन ने धोखा दे दिया, आधा चीनी अपने खा गया, अकेले चीनी खा गया, भारत पर आक्रमण कर दिया था और बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। नहीं, इसीलिए कहते हैं कि उनका नीति से हमको दिक्कत नहीं था, है ना, उनको से हमको दिक्कत जवाहरलाल नेहरू से नहीं है, इंदिरा गांधी से, उनका नीति से हमारा दिक्कत था। जवाहरलाल नेहरू के कौन नीति से दिक्कत था? स्वराष्ट्र वाला से कम दिक्कत था, लेकिन परराष्ट्र की नीति जो था उसको से ज्यादा दिक्कत था, है ना। हमारा तिब्बत के मामले में मतभेद था, नहीं, तिब्बत के साथ इतना प्रेम मत रखिए, चीन के साथ ज्यादा प्रेम मत रखिए, चीन के मामले ज्यादा प्रेम रखते थे चीन से, हंगरी से ज्यादा नहीं। चीन आक्रमण कर दिया, जब चीन आक्रमण किया, धोखा दिया ना, तो 2 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गया, है ना। चीन ने आक्रमण कर दिया और तब से है, और वह कभी आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा, और उनको कभी आशा नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को कभी आशा नहीं था कि चीन को हम भाई मानते हो, हम अपना आक्रमण करेगा, और वो आक्रमण कर दिया था। कहते बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं, वो आगे आ जाते हैं, आगे ये बात सब काम खत्म हो रहा है। अब एक बात आप, है ना, अब एक बात ले लीजिए कि जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीतिक में है। कहते एक बात समझिए कि राजनीतिक में सबसे ज्यादा करप्शन केकर कारण है, वो वह क्या है बताइए? कौन सा ऐसा बात है जरा सबसे ज्यादा करप्शन राजनीतिक में है? इलेक्शन पर खर्चा। इलेक्शन पर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, चुनाव का खर्चा इतना ज्यादा है, करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा होगा। एक तरफ इंदिरा गांधी कहती हैं कि गरीबी हटाओ का नारा देती हैं, और करोड़ों रुपया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो खर्च कर देती हैं। एक तरफ कहती है कि गरीबी हटाओ, और दूसरा तरफ चुनाव में इतना ज्यादा पैसा खर्चा। आज के समय में सही कह रहे हैं कि अगर आज के समय में जयप्रकाश नारायण होते ना तो सब नेता को गोली मार के या खुद कहते कि हमरा फांसी पे लटका दो, जितना आज लोग सब खर्चा करता है। नहीं, उसमें तो कम खर्चा होता था, समझ रहा? चुनाव में आज जितना खर्चा, अभी बिहार में चुनाव होना है ना, इतना ज्यादा खर्चा होगा, इतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा कि जौन शहर में तुम रहते हो, जैसे मसौड़ी हम तारेगना में रहते हैं, यहाँ पूरे मसौड़ी ढंक जाएगा पैसा से, इतना पैसा खर्चा होगा चुनाव में।
समझ रहा। और उस समय कहते थे कि हमारा सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इलेक्शन में इतना खर्चा काहे होता है, इतना ज्यादा खर्चीला इलेक्शन काहे हो गया है। आगे के बताते हैं, देखो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे और इलेक्शन में इतना खर्चा करते हैं। आज से नहीं बरसों से मैं कह रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, तो चुनाव का खर्चा कम होना चाहिए, इतना ज्यादा चुनाव में खर्चा नहीं होना चाहिए, ताकि गरीब लोग के उम्मीदवार खड़ी हो पाए, मजदूर उम्मीदवार खड़ी हो पाए, किसान के लोग खड़ी हो पाए, चुनाव में खड़ी हो पाए। अब इतना ना ज्यादा आज बताइए तो कोई हम ही चुनाव में खर्चा खड़ी होना चाहेंगे तो हो जाएगा, बड़ी ज्यादा पैसा खर्चा कहां से हो जाएगा आदमी, उतना पैसा भी तो चाहिए ना, पूरा धन संपत्ति बेचे पड़ेगा। करे बात समझ में रहा। यही चुनाव में अगर कम खर्चा होता था, सब गरीब मजदूर ये सब जो उम्मीदवार है, किसान ये भी खड़ी होता। समझ रहा, ये कह रहे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि अगर कम खर्चा रहता तो ये लोग भी खड़ी होता ना। प्रेस रिपोर्ट से पता चला है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। प्रेस वाला लोग, मीडिया वाला लोग सब कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के द्वारा दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। दल विहीन लोकतंत्र क्या है, देखिए एक ऐसी पार्टी का गठन करना हम चाह रहे हैं ना। मीडिया वाला सब कह रहा है कि हम एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जरा सपोर्ट कोई दल नहीं करे। अभी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, ये सब है कि नहीं है, तो सबके पार्टी से एकदम अलग एगो स्वतंत्र दल ऐसा रहे जेकरा पर किसी दल का कोई प्रभाव ना हो, एकदम अकेले दल विहीन, ओकरा में कोई दल न रहे, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। और कहते हैं कि हम करना भी चाहते हैं, दल विहीन लोकतंत्र बने भी, क्या दिक्कत है, बनेगा तो जनता की बात सुनेगा। ये दल विहीन लोकतंत्र जनता का अपना लोकतंत्र होगा, अपना जनता का पार्टी होगा, एक में किसी दल का सपोर्ट नहीं रहेगा, कोई दल नहीं रहेगा, काम अच्छा से करेगा, जनता अपनी परेशानी रहेगा। आजकल चुनाव होवे ना, चुनाव के समय आके इसे हाथ जोड़ लेगा, जनता के तलवा चाटेगा नेता। आज चुनाव होने के बाद देखिए तो यह रंग भरता है। कहने बात समझ में रहा। हम एक विधायक से मिले थे, हाल ही में की बात है, विधायक से मिले थे, तो विधायक से पूछे कि बताइए, बता था कि टीचर है, तो पूछे कि बताइए सर आप लोग जो आते हैं कहते हैं कि हम गरीब की बड़ी मदद करेंगे, वास्तव में आप गरीब की मदद करते हैं? आज तक कोई गरीब की मदद किए हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। क्या तक आप कहते हैं कि हमारे द्वारी पर चलाना, कभी हम लौट के नहीं जाए देंगे। आप लोग बोलते हैं चुनाव में तो इस तरह से कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं, अमीरों के नेता नहीं है। कभी आप गरीब की मदद किए हैं? तो बोले कि देखिए देखो जे हम अगर ईमानदारी से बात कहें ना, तो आज तक हमारे द्वारी पर एक गरीब नहीं आया है। जब भी कोई के केस आता है ना, तब बड़ा बड़ा लोग के केस आता है कि हमारे बेटा मोबाइल छीने में पकड़ा गया, दारू पीने में पकड़ा गया, गलत काम करने में पकड़ा गया, फोन करके छुड़वा दीजिए, थाना में है, बड़कन के सब बेटा धराता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे द्वारी पर कोई तो गरीब का पैर आवे हमारे घर के अंदर। गरीब अपना काम में बिजी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने काम में बिजी है। आज तक हमारे घर पर वो गरीब नहीं आया है, ये वो बात बोले, समझा ना कहे। तो ये हुआ कि प्रेस वाला ही से पता चला है कि हम एगो अलग से दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम बनाना चाहते हैं लोकतंत्र, हम दल विहीन में कोई दल नहीं रहेगा, किसी दल का कोई प्रभाव, अपना लोकतंत्र रहेगा, जनता का लोकतंत्र रहेगा, जनता उसका शासन करेगी, कोई उसका नेता नहीं होगा। जो जनता का दिक्कत रहेगा सब अपना समाधान करेगा, मिल के समाधान करेगा। हम ऐसा चाहते हैं नहीं, और रहेगा तो फायदे रहेगा। समझ रहे कहेंगे। चलिए आगे आ जाइए। कहता है इन सिलसिलों में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो अब देखिए लास्ट बेला है के बाद ही खत्म हो जाएगा, जो संघर्ष समितियां छात्रों या जनता की बन गई है या बन रही है। देखो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो एक में कई गो छात्र के संगठन बना होगा, छात्र लोग मिलकर सब संगठन बनाया होगा। तो जो संगठन, जो समितियां छात्रों का बन गया है या बन रही है, जनता का बन रही है, उसका काम कहता उस संगठनों का काम क्या है समझाते हैं, है ना। उसका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है। जो छात्रों का संगठन बना उसका काम केवल शासन से, सरकार से लड़ना ही नहीं है, बल्कि उसका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार इन समितियों, जो समिति लोग सब बना रहा है, संघर्ष समिति कौन बना रहा है? छात्र लोग जो संगठन बना रहा है, उसके बारे में करें कि इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि सबको देखे। और गांव के छोटे अफसर या कर्मचारी
कर्मचारी की कर्मचारी चाहे वो वकील नहीं यहाँ पर है, चाहे वे पुलिस का है ना हो या अन्य किसी प्रकार की घूसखोरी चलती हो, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। अच्छा क्या करेंगे, देखिए जो छात्रों का संगठन बना है ना, उस संगठन का काम केवल सरकार से लड़ना नहीं है। छोटा बड़ा जितना भी अधिकारी सब घूस लेता है, छोटा बड़ा नेता नगाड़ी ये सब जितना है ना, उस सब के गांव में क्या क्या दिक्कत है उस सब के देखना इसका काम है, सबका देखना इसका काम है। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, बड़े जो किसान हैं बेईमानी से फर्जी तरीका से कोई के जमीन हथिया लिया, उनका भी विरोध करना इन समितियों का काम है। इनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। जो छात्र लोग यहां पर सब है ना, वो सब समिति बनावे, संगठन बनावे और ये सब काम केवल जनता से न लड़े, पुलिस के भी विरोध करें। जो बड़ा बड़ा जमींदार है, किसान है, जो छोड़ करके हड़प के रख ले, ओकरा भी गांव में क्या दिक्कत है उसको सबको देखे, ये कह रहे हैं। उनका विरोध करे, उनको दुरुस्त करे। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, है ना। मेरी कल्पना है कि ये समितियां इन अन्यायों को भी रोकेगी और इस प्रकार से जनता या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी। हम ऐसा चाहते हैं कि जो आज छात्रों ने जो किया है ना, वो हमेशा के लिए बना रहे, नहीं उस सब के लिए आवाज उठावे, ये के लिए नहीं कि खाली सरकार के विरुद्ध जाएंगे, जहां अन्याय हो रहा सब के लिए वो आवाज उठावे, ये कह रहे हैं। और ये कहते हैं केवल है ना लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि है ना सामाजिक आर्थिक नैतिक समाज में जो दिक्कत हो रहा, आर्थिक रुपया पैसा के मामले में कोई हड़प लिया था, नैतिक मतलब सबको ज्ञान दे, है ना, नैतिक है ना, कोई कहा सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी, संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी। समझ में है। जो ये आजकल जो छात्रों का संगठन बना है ना, वो केवल सरकार से नहीं लड़े, हमको ऐसा लगता है कि वो सबसे लड़े, केवल सरकार से नहीं लड़े, है ना। संपूर्ण क्रांति करे, संपूर्ण सामाजिक आर्थिक नैतिक जितना तरह के है ना, वो संपूर्ण क्रांति करे, संपूर्ण क्रांति करे। ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिए हैं। समझ आप, यहां तक में दिक्कत नहीं है। केवल 2 पॉइंट रह गया, बीच में छूट गया, थोड़ा हम यहां समझा देते हैं। वो बीच में ऑब्जेक्टिव के लिए समझा रहे हैं, चैप्टर खत्म हो गया, हुआ चैप्टर खत्म, केवल 2 लाइन रह गया। उमा शंकर जी दीक्षित, एक नाम है उमा शंकर जी दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। और ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है इस सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे, इनको कहते हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे। बोलूंगा सबसे पहले ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहते हैं? उमा शंकर जी दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहते हैं। कौन इनको कहते हैं? बोलो सदानंद जी। कौन? सदानंद कौन है? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद। उमा शंकर जी दीक्षित क्या है? वो क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब रह गया, एक वीडियो बड़ा होते जा रहा, खत्म हो गया वो। अब रह गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब कुछ है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अलग से एक वीडियो दे देंगे, है ना, छोटा सा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस सब रह गया केवल, है ना। और सबको आपको सब्जेक्टिव सब ग्रुप में मिलता हुआ ध्यान रखना। सब्जेक्टिव जो रहता है ना, सब ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सब टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। संपूर्ण क्रांति जो है पूरा खत्म कर दिए हैं, 3 चैप्टर पूरा पढ़ा दिए हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल है टेलीग्राम का, वहां से सबको ऐड हो जाना, ठीक है। और नहीं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 91 10 98 81 46, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। पूरा एकदम ढंग से चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है।